मैम Yes. जरा मुझे होस्ट बना दो। Just a minute, we'll start in few minutes. अरे अरे sorry. Okay, so I guess सब जन आ गए हैं। We'll start today's lecture. कुछ डाउट्स रहेंगे तो मुझे बोल देना ऑडियो पे, या फिर तुम लोग मैसेज भी कर सकते हो। मैसेज करोगे तो और अच्छा है। ओके, स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? देखो। Yes, sir. Yes, sir. लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। तो ना सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, सॉल्व किया करे सबने? Yes, sir. होमवर्क का क्वेश्चन। ओके, तो रेशियो Yes. क्या आया तुम लोगों का? रेशियो क्या आया था बताओ, हाइड्रोजन के साथ 18/54। ओके, 18/54 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते रे? Yes, sir. So 1:3. 1:3, परफेक्ट। तो देखो मैंने क्या बोला था, एक तो है मेरा क्लोरीन, और क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो क्लोरीन विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं रे? तो क्लोरीन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके बनाते हैं मेरा HF, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो दे विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नॉट HF, दे विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड HF। ठीक है, अरे HCl, एंड सिमिलरली हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विल कंबाइन टू फॉर्म HF। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने और एक पाथवे देखा था। दूसरे पाथवे में क्या होता है रे? तो क्लोरीन एंड फ्लोरीन, बोथ ऑफ दीज विल रिएक्ट एंड दे विल रिएक्ट टू फॉर्म ClF3। ठीक है, तो ClF3 एक बनने वाला है। अब यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करना था, क्या अप्लाई करना था? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट स्लैश रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, या फिर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये लॉ जब हम लोग अप्लाई करेंगे, तो कैसे होने वाला है? तो देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को HCl और HF इनका रेशियो लेना था। किसका रेशियो लेना था? HCl और HF का। तो HCl में अगर नोटिस करेंगे तो HCl में एक हाइड्रोजन है, एंड क्लोरीन का मास कितना रहता है रे? तो 35.5। 35.5।
ओके और यहाँ पे HF में क्या होगा, एक हाइड्रोजन है एंड फ्लोरीन का कितना आता है 19. 19. ओके तो मुझे बताओ क्लोरीन और फ्लोरीन इसका अगर हम लोग रेशियो लेने गए तो कैसे आएगा 35.5:19. इसको तुम लोगों को सॉल्व करने की नीड नहीं है, ठीक है. अब ये रेशियो जो हम लोगों ने निकाला था वो किसके लिए निकाला था, तो ये रेशियो हम लोगों ने निकाला था HCl एंड HF के लिए, ठीक है. अब दूसरा हम लोगों के पास कौन सा कंपाउंड है, तो ClF3 है. अब मुझे बताओ ClF3 में एक ही क्लोरीन है तो क्लोरीन का कितना मास रहने वाला है यहाँ पे 35.5. 35.5. ओके एंड फ्लोरीन का मास कितना होने वाला है, तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 57. 57. सॉरी 19 into 57 करेक्ट. ओके अब देखो ये रेशियो किसके लिए हम लोगों ने निकाला, ClF3 के लिए निकाला. तो ClF3 के लिए अपना रेशियो क्या आया 35.5:57, ठीक है. एंड दिस रेशियो इज फॉर आर ClF3. अब याद रखना हायर रेशियो के नीचे लोअर रेशियो लेना, हमेशा हायर रेशियो के नीचे लोअर रेशियो लेना. तो क्लोरीन और फ्लोरीन का, तो क्लोरीन और फ्लोरीन का रेशियो 35.5:57. This divided by smaller ratio which is 35.5 is to bigger ratio 19. अब फ्लोरीन का रेशियो तो डायरेक्टली कैंसिल आउट होने वाला है तो ये कैंसिल आउट हो गया. फ्लोरीन का रेशियो कैंसिल आउट करने जाएंगे तो फ्लोरीन 1 जा एंड 19 1 जा एंड 57 रेशियो आएगा 1:3. जो मैंने तुम लोगों को सिंपल ट्रिक बताई थी, हम लोगों का जो फाइनल मेन फॉर्मूला बनता है उसका रेशियो भी अगर देखोगे तो वो कितना आया था 1:3. तो इस लॉ से हम लोगों को क्या मालूम पड़ा है, मतलब इसका कंक्लूजन अगर तुम लोगों को किसने पूछा तो इसका कंक्लूजन क्या है बताओ जरा. For every 1 atom of chlorine, कंक्लूजन क्या लिखोगे तुम लोग, chlorine are अगर required. कंक्लूजन किसी ने पूछा दैट व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस लॉ तो तुम लोग क्या बोलोगे बताओ. क्या था मैंने, बोलो बोलो, सोचो, दिमाग लगाओ. तो इस लॉ का कंक्लूजन एकदम सिंपल आता है. कंक्लूजन इज दैट इन दिस रिएक्शन मिक्सचर, इन दिस रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, फॉर 1 mole chlorine 3 mole fluorine will be consumed. For 1 mole chlorine 3 moles fluorine will be consumed. ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये समझा क्या, देखो रे. ओके तो आगे से ओके तो इसमें किसको कुछ डाउट नहीं था ना रे, ये हाँ बोलो. सर वो आपने डायरेक्ट मेथड से वो कैसा करेंगे, कैन यू एक्सप्लेन. सी अगर यहाँ पे ऊपर वाले कंडीशन में, यहाँ पे एक सिंपल कंडीशन है, अगर ये ऊपर वाला जो रेशियो रहता है ना, ये ऊपर वाला एटम्स का रेशियो जो रहता है वो सेम टू सेम है. अगर ये रेशियो सेम है तभी हम लोग वो डायरेक्ट मेथड यूज कर पाएंगे. यहाँ पे कैसे था, एक हाइड्रोजन के लिए एक क्लोरीन था और एक हाइड्रोजन के लिए एक ही फ्लोरीन था. तो यहाँ पे अगर ये 1:1 और ये 1:1 दोनों सेम रहेंगे तो तुम लोग इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो. ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि ऊपर वाले दोनों रेशियो सेम रहने चाहिए 1:1 1:1. तब जाके तुम लोग डायरेक्ट नीचे वाला जो मेन कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड, उसको देखोगे, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन कंबाइन होने वाला कंपाउंड. तो यहाँ पे ClF3 में एक फ्लोरीन के लिए तुम लोगों को 3 फ्लोरीन दिखेंगे. तो डायरेक्ट फाइनल रेशियो कैसे आएगा 1:3. डायरेक्ट फाइनल रेशियो कैसे आएगा 1:3. तो तुम लोगों को ये लेंदी प्रोसीजर करने की नीड नहीं है. समझ में आया? तो Yes, पहले sir. कंडीशन देखना, कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं, ठीक है. बाय द वे मुझे बताओ तुम लोगों को ये सम बेसिक कंसेप्ट के नोट्स मिल गए क्या, मतलब एमसीक्यूज मिल गए क्या, वर्कशीट मिली है? वर्कशीट मिली Sir. रहेगी तो Sir, पहले no, तुम लोगों नो को सर, नहीं मिली. नो सर नो सर. आज ही मैं एक ग्रुप बना दूंगा और उस ग्रुप पे मैं अपलोड कर दूंगा वो वर्कशीट, ठीक है. तो उसमें तुम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे सम बेसिक कंसेप्ट के, जो अभी तक हम लोगों ने पोर्शन कवर किया है. अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर 5th लॉ. बोलो सर, एक डाउट, आप जरा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? डेफिनेटली. यस बोलो सर तो कंक्लूजन में 1 मोल की जगह 1 एटम होना चाहिए ना, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो हर एक क्लोरीन एटम अभी तक हम लोग मोल कंसेप्ट कंटिन्यू. every chlorine atom there will be 3 fluorine atom ना.
ओके हाँ करेक्ट। अभी तक हम लोग मोल कंसेप्ट तक पहुंचे नहीं है। मोल क्या रहता है वो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग मोल यूज कर सकते हैं बट अभी तक हम लोगों ने मोल पढ़ा नहीं है, तो अभी के लिए हम लोग लिख देंगे 1 एटम चलेगा, ठीक है। 3 फ्लोरीन आर विल बी कंज्यूम, ठीक है। तो फॉर ईच क्लोरीन एटम 1 एटम ऑफ क्लोरीन 3 एटम्स ऑफ फ्लोरीन विल बी कंज्यूम। अभी के लिए ऐसे लिखते हैं बट वो मोल भी वहाँ पे सुटेबल ही है। वो हम लोग मोल कंसेप्ट पे जाएंगे तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके तो now let's move towards our fifth law, and fifth law is very important, ठीक है। उसके ऊपर हम लोगों को बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एंड फिफ्थ लॉ का नाम क्या है? तो नाम है गे-ल्यूजैक्स लॉ, ठीक है। अगर कोई आईसीएससी मीडियम में होगा तो इसमें ये पहले से पढ़ के हो चुका रहेगा। नाउ व्हाट डज गे-ल्यूजैक्स लॉ स्टेट्स, ठीक है। तो द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन gaseous reactants react to form gaseous products, then the volume of reactant and products will bear a simple whole number ratio with each other, ठीक है। अब मुझे बताओ लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तुम लोगों को क्या दिखती है? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी कंडीशन कौन सी है बताओ? गैस। परफेक्ट। यहाँ पे तुम लोगों को गैसियस रिएक्टेंसी चाहिए और गैसियस रिएक्टेंसी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या? तो हर एक चीज गैस फेज में रहनी चाहिए। अगर कोई भी चीज लिक्विड के फेज में प्रेजेंट होगी या फिर सॉलिड फेज में प्रेजेंट होगी तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। नो सर। नहीं। तो ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, ये दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। तो जरा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। समझ लो मैंने लिया हाइड्रोजन, कौन से फॉर्म में? तो गैस फॉर्म में। उसमें मैंने ऐड कर दिया क्लोरीन, कौन से फॉर्म में? गैस फॉर्म में। अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या देगा? 2 HCl मॉलिक्यूल्स देंगे। और HCl कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। याद रखना, तुम लोग लैब में जब HCl देखोगे तो लैब में HCl जो प्रेजेंट रहता है वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पे ये गैस फॉर्म में, तो कोई मुझे बता पाएगा लैब में वो लिक्विड में कैसे चला जाता है? ओके, तो अभी याद रखना, कंडेंस करके नहीं। कंडेंस करके हम लोग कभी भी HCl को लिक्विड में लेके नहीं जा सकते। वो क्यों नहीं लेके जा सकते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट लैब में जो HCl प्रेजेंट रहता है ना, वो रहता है HCl इन दिस फॉर्म। ये AQ का मीनिंग क्या रहता है? तो एक्वियस HCl। परफेक्ट। तो एक्वियस HCl और लिक्विड HCl दोनों का डिफरेंस कोई बता पाएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वियस? Water means dilute in water. परफेक्ट। तो व्हेन HCl गैस इज डिसॉल्व्ड इन H2O, ठीक है। वाटर में जब हम लोग उसको डिसॉल्व करेंगे तब जाके वो बनता है HCl लिक्विड। तो तुम लोगों को लैब में जो मिलता है वो एक्वियस HCl मिलता है। वो प्योर HCl कभी नहीं रहता। हम लोग प्योर HCl कभी भी लिक्विड में लेके जा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत लो टेम्परेचर लगेगा तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना, HCl नेचुरली कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में। अब यहाँ पे हम लोगों का लॉ क्या बोलता है? गैसियस रिएक्टेंट से गैसियस प्रोडक्ट बना रहे हैं, एट दैट टाइम वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे विल बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। अब सिंपल होल नंबर रेशियो देखो कैसा है, मुझे बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन यूज किए रे मैंने? 2। ना हाइड्रोजन गैस है ना, H2, तो एक ही H2 यूज हुआ। क्या यूज हुआ? एक H2 यूज हुआ। वैसे कितने क्लोरीन यूज हुए रे? 1। एंड मुझे बताओ कितने HCl मिले? 2। तो दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो, 1:1:2। मतलब जब तुम लोग, अगर समझ लो मैंने यूज किया 1 लीटर हाइड्रोजन अगर मैंने गैस यूज की, तो जब मैं 1 लीटर हाइड्रोजन यूज करूंगा तो मुझे कितने लीटर क्लोरीन यूज करने पड़ेंगे रे? 1 लीटर। तो 1 लीटर हाइड्रोजन के लिए मुझे पूरा का पूरा 1 लीटर क्लोरीन यूज करना पड़ेगा। पूरा का पूरा 1 लीटर क्लोरीन यूज करना पड़ेगा। तो 1 लीटर हाइड्रोजन के लिए 1 लीटर क्लोरीन, तो मुझे कितने लीटर HCl मिलने चाहिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 लीटर। 1 + 1 विच इज 2 लीटर HCl मिलना चाहिए, ठीक है।
अब सिर्फ मुझे बताओ ये 1+1 लिखना करेक्ट है या रॉन्ग है? Sir, it's wrong. 1+1 Sir, it's wrong, definitely it is wrong. Why? Because this is a ratio and not a addition. ठीक है, तो we can't write 1+1, we have to write just 2 लीटर. ठीक है, तो 1 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर मुझे हमेशा देगा 2 लीटर HCl. ठीक है, तो लाइक दैट वे मुझे बताओ अगर मैं यूज कर रहा हूँ 2.5 लीटर H2, 2.5 लीटर H2 के लिए मुझे कितना लीटर क्लोरीन गैस यूज करना पड़ेगा और कितनी लीटर HCl गैस यूज करनी पड़ेगी? बताओ. 2.5 liter chlorine. 2.5 chlorine and 5 liter HCl. ओके, एंड 5 लीटर ऑफ HCl. एग्जैक्टली करेक्ट. ठीक है, तो आई गेस तुम लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा. अब जरा और आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. भाई तुम लोगों का लॉ लिख के हो गया था, कह रहे लिख लो. सर आई हैव अ डाउट. सर तो फिर ऐसे मतलब केमिस्ट्री में ऐसे थियोरी वाइज ऐसे क्यों बोलते हैं कि व्हेन अ गैस वुड कंबाइन विद अ गैस ओनली अ लिक्विड प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड ऑलवेज? इधर तो ऐसा कोई लॉ है ही नहीं. इधर तो गैस इज रिएक्टिंग विद गैस एंड देन अ गैस इज फॉर्म्ड. ऐसा कोई लॉ नहीं है रे, मैंने तो नहीं सुना. तूने ये कहाँ पे पढ़ा है? मतलब हमारे जब मैं रिवीजन लेक्चर के लिए बैठा हूँ, सो हमें सूर्यकांत सर ने बताया कि व्हेन अ गैस वुड रिएक्ट विद अ गैस ऑलवेज अ लिक्विड गेट्स फॉर्म्ड. उन्होंने कंडेंसेशन ये वर्ड यूज किया रहेगा. व्हेन अ गैस इज कंडेंस्ड विद अनदर गैस, ऐसे कुछ बोला होगा. एक बार देखना, नोट्स रेफर करना. रिएक्टेड नहीं रहेगा, वर्ड रिएक्टेड होगा ही नहीं. वो ऐसे कंपलसरी नहीं है कि हमेशा गैस का ट्रैक करके गैसियस प्रोडक्ट ही बनाएंगे. ये कंपल्शन नहीं है. उन्होंने कोई अलग वर्ड यूज किया होगा. अभी आपको याद आते वक्त जरा कुछ गलत याद आ रहा होगा. एक बार नोट्स चेक करना वापस. ओके सर, थैंक यू सर. या नो प्रॉब्लम. ओके, तो ये लिख के हो गया क्या यहाँ तक सबका आगे बढ़ने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये अच्छे से देखना. जितने ज्यादा वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी तुम लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होगी. तो H2 plus O2 giving me H2O. This reaction is not balanced. To balance it, we need to write 2 hydrogens and 2 H2. देखो अभी ये बैलेंस है क्या रे? Yes, sir. बैलेंसिंग यहाँ पे सबको आती होगी. ये बहुत सिंपल बैलेंसिंग है. ओके, अब यहाँ पे अगर रेशियो में पूछूंगा तो यहाँ पे रेशियो क्या है आइटम्स का या फिर वॉल्यूम्स का, क्या आएगा बताओ? 2:1:2. ओके, ये रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सबको समझ में आता है ना. देखो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रहता है यहाँ पे, ये जो कोएफिशिएंट्स रहने वाला है यहाँ पे हम लोग एक लिखते नहीं है, बट वो पहले से प्रेजेंट रहता है. इतना तो तुम लोगों को पता है. तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? 2:1:2. ओके, अब क्वेश्चन देखना. समझो मुझे यूज करनी है 2 लीटर H2 गैस. कितने लीटर H2 गैस यूज करनी है? 2 लीटर. तो 2 लीटर के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन यूज करना पड़ेगा? 1 लीटर. 1 लीटर. ओके, एंड मुझे कितना वाटर मिलना चाहिए? 2 लीटर. 2 liter. 2 लीटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम लोग एडिशन नहीं करेंगे, मतलब 2 लीटर 1 लीटर के साथ कंबाइन होके 3 लीटर नहीं बनाएगा. ठीक है, इट इज अ रेशियो. तो हम लोग 1+2 ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट रेशियो के वाइज वो 2 लीटर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, इसमें अगर किसी को डाउट होगा तो वापस एक बार मैं बता सकता हूँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम. तो नाउ विल टेक वन क्वेश्चन. वो क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करने वाले हो, अच्छे से देखना. क्वेश्चन 5 लीटर of H2 is combusted with 10 liter of oxygen. ठीक है, find the final composition of the mixture. ठीक है, तुम लोगों को मिक्सचर में एंडिंग में क्या क्या बचेगा वो मुझे बताना है. ठीक है, चलो सॉल्व करने की ट्राई करो रे खुद से. मैंने अभी तक तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ सॉल्यूशन बताया नहीं है. तुम लोग खुद से ट्राई करो, मुझे आंसर्स दो, मैं तुम लोगों को पूछता हूँ, बता देखते हैं कौन आंसर दे पाता है. So they're asking the remaining gas, right? यप. हाँ, रिएक्शन होने के बाद बाकी क्या बचेगा, फाइनल कंपोजिशन क्या रहेगा, वो दे आर आस्किंग. करेक्ट.
कर रहे हैं ना रे सब जन सॉल्व? Yes, sir. Sir, I've sent you the answer on the chat. हाँ, you guys have to answer on chat. Correct. So even I have Okay, sent the answer. Nakshatra, your answer is correct. Okay, let's see. Nakshatra's answer is correct. David's answer is wrong. Susan's answer is absolutely correct. And Asim, your answer is half. Okay, just it is half. Complete कर दो इसको जरा. And no, Akshay's answer is wrong. Jan's answer is wrong. Okay, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? Okay, now I'll ask someone answer. Okay, Yagna, even your answer is correct, but it is not completely correct. Okay, now Dhara, are you there? Dhara Mehta. Yes, sir. Okay, so now tell me first of all tell me the reaction. Reaction ऐसे ही होगी क्या मुझे बताना? Reaction क्या होगी? 2 moles of H2 will react with 1 mole of O2. So give me how many moles of H2O? So 2 moles of H2. Now first tell me what is the molar ratio, या फिर what is the ratio of volumes in this reaction? What is the ratio of volumes in this reaction? Dhara, can you hear me? H2 is 5 liters and O2 is 10 liters. No, I am asking you what is the simplest ratio of volumes in this reaction. Ratio क्या आएगा? तो ratio आएगा 2:1 Liter is 1:2. Okay, perfect. Now tell me how many liters of hydrogen is used? How many liters of hydrogen is used? 5. 5 liters. Okay. Now tell me how many liters of oxygen is used? 10 liters. 10 liters. Okay. Now for 5 liters of hydrogen, how many liters of oxygen is required in this reaction? Then your answer is now correct. Okay. So for 5 liters of Okay, Dhara, I couldn't hear you. Can you repeat? No, I didn't understand your question. I couldn't hear you. Okay. So for 5 liters of hydrogen, how many liters of oxygen is required in this reaction? 2.5 liters. 2.5 liters. Perfect. See, what is the ratio? 2:1. Barabar. So for 2 liter, 1 liter is required. So for 5 liters, we will require 2.5 liters of oxygen. Okay. So for 5 liters, we require 2.5 liters of oxygen. And how many liters of H2 will be formed? कितने लीटर का पानी बनेगा? 5 liters. 5 liters. Perfect. Okay. So see, And then 7.5 liters of oxygen will be liberated. Or else left in the container. Okay. So complete 5 liters of hydrogen will be consumed. And for this 5 liters, we will require 2.5 liters of oxygen. So how much is left? 7.5 liters of oxygen is left. And how much amount of water is formed? So 5 liters of water is formed. Okay. So we'll take another question. I guess सबको समझा नहीं है, ठीक है, सबको solve करने नहीं हुआ था. So I'll give another question and I'll solve it. So Sir? Sir. Oxide. Yes, बोलो. हम ऐसे बोल सकते हैं मतलब जितना हाइड्रोजन है उतना हम लोगों को H2O मिलेगा? उतना H2O मिलेगा क्योंकि दोनों का रेशियो सेम था, 2:2 ही था, but it is not always true. ठीक है. Let's take another question, then you will understand. So 4 liter of CO is combusted. It is true for this reaction which we had taken below. ठीक है. But अगर दूसरी कोई reaction आ गई तो it is not always true. So 4 liter of CO is combusted with 8 liter of oxygen. ठीक है. Find the final composition of the container. तो कंटेनर में और फाइनली क्या बचेगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो देखते हैं. सबसे पहले हम लोगों को रिएक्शन लिखने सीखना पड़ेगा. ठीक है. तो नाउ इन दिस केस
व्हाट आर द रिएक्टेंट्स? एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बनेगा इस रिएक्शन में, बताओ जरा। Sir, 2CO plus O2 is equal to 2CO2. परफेक्ट। 2CO plus O2 will give you 2CO2, ठीक है। याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ये रिएक्शन पहले बैलेंस नहीं रहने वाली है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 2 लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हाट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फॉर वॉल्यूम इन दिस रिएक्शन? कितने कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किए? 2। कितने ऑक्सीजन यूज हुए? 1। एंड कितने, ओके दैन योर आंसर इज करेक्ट, कितने कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग यूज करेंगे? तो 2 यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब अच्छे से देखना, सबजन देखना। इनिशियली तुम लोगों को अगर नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग से आराम से लिखना स्टार्ट करो। इनिशियली अगर हम लोग देखेंगे तो इनिशियली मुझे बताओ कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है रे? ये जिनको नहीं समझा था उनके लिए बताओ जरा, इनिशियली कितने कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम लिया था हम लोगों ने? कितना लिया था? 4 liters. 4 लीटर। अब मुझे बताओ इनिशियली कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट था? 8 लीटर। 8 लीटर। एंड फाइनली इनिशियली कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था? 4 लीटर। 0 कुछ। अरे इनिशियली रिएक्शन हुई नहीं इतना, तो तुम लोगों का प्रोडक्ट कैसे बना? ठीक है, तो इनिशियली 0 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, एंड 8 लीटर ऑक्सीजन है। तो पहले अपने को फाइंड आउट करना होगा कि हम लोगों को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हुआ यहाँ पे, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये अगेन आई एम रिपीटिंग, ये उनके लिए है जिनको समझ में नहीं आया है। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे रे? तो देखो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन लगता है रे? 1 O2। 1। परफेक्ट। जिनको नहीं समझा वो अच्छे से देखो। तो मुझे बताओ 4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मुझे कितना लगना चाहिए? तो अभी के लिए मैं ये लूंगा x। क्या लूंगा? x, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मुझे कितना यूज करना है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यूज करेंगे यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। अच्छे से देखो आप, ये x अगर इस तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ये 4 इधर चला जाएगा तो 4 लीटर इंटू 1 बन जाएगा ना। तो फाइनली मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी रे? 4। परफेक्ट, 2 लीटर। तो मुझे बताओ 4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मुझे कितने लीटर ऑक्सीजन लगने वाले हैं? 2 लीटर। ओके, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 2 लीटर। एंड ये सारे कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे रे? नहीं करेंगे। कर लेंगे। अरे 4 लीटर पूरा रिएक्ट करेगा ना यहाँ पे। कितने के साथ? 2 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे 2 कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो 4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड कितना कार्बन डाइऑक्साइड देना चाहिए रे? 4 लीटर। 4 लीटर ही देना चाहिए। अगर इसमें भी किसी को प्रॉब्लम होगी तो तुम लोग ये सेम मेथड ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इससे तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर पाओगे। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको फाइनल रेशियो देखने जाएंगे तो देखो 4 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे पास था, वो सारा का सारा मैंने यूज कर दिया, तो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बचेगा रे? 4 लीटर। ऑक्सीजन कितना बचेगा मेरे पास? 8 लीटर में से अगर मैं 2 लीटर ऑक्सीजन यूज, 6 लीटर। परफेक्ट। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा? 4 लीटर। 4 लीटर। ओके, तो फाइनल मिक्सचर में मेरे पास क्या बचेगा? तो फाइनल मिक्सचर में स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। ओके, वेट अ मिनट, लेट मी सी। Okay, can you see it now? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Okay, so let's continue. तो फाइनल मिक्सचर में मेरे पास क्या बचेगा? फाइनल मिक्सचर में आई विल हैव 6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? Yes sir. ओके,
अभी भी अगर किसी को डाउट होगा तो पूछो। धारा ओके लिख लो ये एग्जांपल। ओके लिख लो ये एग्जांपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देखते हैं। ऋषिकेश सर कैन यू हियर मी? बोलो। यस सर। सर ये फाइनल कंपोजिशन मतलब आपको पूरे रिएक्शन का मास्टर ये लीटर्स पता करने रहते हैं? हाँ हाँ, पूरे रिएक्शन में एंडिंग में क्या बचेगा वो हम लोगों को फाइनल कंपोजिशन रहता है। सारे एलिमेंट्स के ना? सारे एलिमेंट, सारे कंपाउंड्स का। यहाँ पे ये सारे कंपाउंड्स हो गए ना, ये एलिमेंट है। हाँ ओके सर एक डाउट बोलो। सर जो फोर्थ लॉ है तो उसका यूज क्या है मतलब? अरे वही तो यूज था। सी ओके यूज क्या था दैट, किधर गया वो? अरे बाप रे, मतलब हम डायरेक्टली एटॉमिक रेशियो भी निकाल सकते हैं ना उससे? हाँ बट ये सिर्फ इसी कंडीशन पे फॉलो होता है ना कि 1:1 एंड 1:1 रहना चाहिए। अगर ये रेशियो किसी केस में चेंज हो गया तो हम लोग ये डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे इतने सिंपलिसिटी से। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को फोर्थ लॉ प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा। तो लॉ क्या बोलता है कि अगर हम लोग तीन चीजों को मिक्स कर रहे हैं, तीन चीजों को अगर हम लोग एक साथ मिक्स कर रहे हैं तो एक एटम और दूसरा एटम, उनके बीच में कितना एटॉमिक रेशियो मिलेगा हम लोगों को। मतलब एक एटम के लिए दूसरा जो कोई एटम होगा वो कितने अमाउंट में कंज्यूम होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक क्लोरीन के लिए 3 फ्लोरीन कंज्यूम होने वाले, एक क्लोरीन के लिए 3 फ्लोरीन कंज्यूम होने वाले। तो दिस इज द यूज, नथिंग एल्स। वैसे ओके सर। और ये फर्स्ट 4 लॉज जो थे उनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। गेल-यूज़ैक्स लॉ के बाद क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब गेल-यूज़ैक्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी इट। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को फाइनल कंपोजिशन एंड ऑल बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती है। तो गेल-यूज़ैक्स लॉ से क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके पहले वाले लॉज के ऊपर तुम लोगों को अगर आया तो एमएसक्यू में क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल सिलेक्शन में। वो तीनों लॉज, तीन या 4 लॉज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे वैसे थियरी वाले क्वेश्चन। ओके, तो ये इसके आगे और एक क्वेश्चन देना है और मैंने किसको सिलेक्ट किया था? ऋषिकेश, करेक्ट? ओके, so Rishikesh, now you will answer me. Let's take a reaction. So question is very simple. 3 liters of nitrogen is reacted with 9 liters of H2. What is the final composition of the container? ये फाइनल कंपोजिशन अभी भी जिस किसी को डाउटफुल होगा तो मैं तुम लोगों को एक पिक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। सी लेट्स अज्यूम मेरे पास एक बहुत बड़ा रिएक्शन मिक्सचर था, बहुत बड़ा रिएक्शन मिक्सचर था। अब मुझे बताओ ऋषिकेश, मुझे बता इस रिएक्शन मिक्सचर में मैं कौन सी गैसेज ऐड करने वाला हूँ रे? एग्जैक्टली करेक्ट प्रणय? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, परफेक्ट। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऐड करने वाला हूँ 3 लीटर नाइट्रोजन। कितने लीटर नाइट्रोजन ऐड करने वाला हूँ? तो 3 लीटर नाइट्रोजन। तो ये समझ लो ये मेरा 1 लीटर नाइट्रोजन हो गया, ये मेरा दूसरे लीटर का नाइट्रोजन हो गया और ये मेरे तीसरे लीटर का नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, इसके साथ मैं कितने लीटर हाइड्रोजन ऐड करने वाला हूँ? 9 लीटर। तो देखो ये मेरा 1 लीटर हाइड्रोजन, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th लीटर, 7th लीटर, 8th लीटर एंड 9th लीटर। अब परफेक्ट तुहिन, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, अब मुझे बताओ ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने वाले हैं ना रे? तो रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो रिएक्शन होने के बाद ये कंटेनर का कंपोजिशन जो होगा वो वैसे ही रहेगा क्या? 3 लीटर नाइट्रोजन और 9 लीटर हाइड्रोजन? नहीं, परफेक्ट, इट विल चेंज। सो नाउ ऋषिकेश विल टेल मी व्हाट इज द रिएक्शन। ओके अर्णव, योर रिएक्शन इज रॉन्ग आई गेस, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर। ओके, तो पहले ऋषिकेश मुझे बता इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होके क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन, ओके अजिंक्य पवार, योर क्वेश्चन आंसर इज करेक्ट। ओके, N2 और H2 रिएक्ट होके क्या बनाते हैं? बताओ, पहले यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा ना। N2 और H2 क्या बनाते हैं रिएक्ट होने के बाद? किसी को पता है? मतलब किसी को मत बताना। अमोनियम। नहीं रुको, ओके ऋषिकेश, ठीक है चलेगा।
अमोनिया गैस, एग्जैक्टली करेक्ट. तो दे विल फॉर्म अमोनिया गैस NH3, ठीक है, एंड इन गैस फॉर्म. So this is gaseous state, this is in gaseous state, and even this one is in gaseous state. Nakshatra, your answer is correct. Now, first of all, we need to balance this reaction. अब जिस किसी को बैलेंस करने नहीं जमते वो देख लो. देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, तो 2 नाइट्रोजन है. इसमें कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2. बट मेरे प्रोडक्ट में कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऋषिकेश, 1 ही है. तो पहले मुझे नाइट्रोजन अगर बैलेंस करना होगा तो मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स लिखना होगा. ओके, अब 2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड पे भी 2 और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 बैलेंस हो गए. अब मुझे बताओ प्रोडक्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 6 हाइड्रोजन. तो 6 यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, रिएक्टेंट साइड पे बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ टेल मी व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इन दिस रिएक्शन. ओके, 1:3:2, एग्जैक्टली करेक्ट. ओके, अब जरा ऊपर जाके देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने लीटर नाइट्रोजन यूज किया था, 3 लीटर, एंड कितने लीटर हाइड्रोजन यूज किया था, 9 लीटर. ओके, तो जरा यहाँ पे पुट करके देखते हैं. इनिशियली in my reaction mixture there was 3 liters of Asim, your question answer is absolutely correct. 3 liters of nitrogen and 9 liters of hydrogen. बराबर है. स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया. ऐसे कैसे हो रहा है, why is this happening? सर आ गया. ओके, सो नाउ टेल मी, 3 लीटर नाइट्रोजन था और 9 लीटर हाइड्रोजन था. अब ऋषिकेश मुझे बता, 3 लीटर नाइट्रोजन के लिए कितने लीटर हाइड्रोजन यूज होगा. 9 लीटर्स. 9 लीटर भी यूज होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. श्रावणी, योर आंसर इज करेक्ट. ओके, तो अगर जिस किसी को वापस कुछ प्रॉब्लम होगी तो यूनिटरी मेथड से हमेशा जाना. ठीक है, यूनिटरी मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोगों का रेशियो देखने का. तो मुझे बताओ, एक नाइट्रोजन के लिए मुझे, मतलब एक वॉल्यूम नाइट्रोजन के लिए मुझे कितने वॉल्यूम हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा, 3 वॉल्यूम. ठीक है, आर्या, योर आंसर इज करेक्ट. जस्ट टेल मी विच कंपोनेंट यू आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो अब सिमिलरली नाइट्रोजन कितने लीटर दिया है अपने को, वापस बंद हो गया. ओके, आई गेस इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ माय वीडियो. मेरा वीडियो पहले से ही पूरे टाइम ऑन ही है ना. श्योर. ओके ओके, देयर इज सम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, वाईफाई में प्रॉब्लम है यहाँ पे. ओके, आ जाएगा, 1 मिनट. वाईफाई का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ. ओके, इज इट विजिबल नाउ? यस सर. ओके, मेरा वीडियो भी विजिबल है, दोनों को दिख रहे हैं तुम लोगों को? यस सर. ओके, सो नाउ 3 लीटर नाइट्रोजन दिया है, तो 3 लीटर नाइट्रोजन के लिए मुझे कितना हाइड्रोजन यूज होगा वो अगर नहीं पता होगा. ठीक है, ये किसके लिए अभी तक जिसको आंसर लाने के लिए तकलीफ हो रही होगी, दे कैन यूज यूनिटरी मेथड. तो देखो, हम लोगों का पहला कंक्लूजन क्या था, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन के लिए मुझे 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन लगने वाले हैं. तो मैंने पहले वो लिख दिया, एक नाइट्रोजन के लिए मुझे 3 हाइड्रोजन यूज होने वाले हैं. तो 3 लीटर के लिए कितने यूज होगा वो मुझे अगर पता नहीं है तो मैं एक्स ले लूंगा. ठीक है, एंड फाइनली वी विल यूज यूनिटरी मेथड, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, एंड मुझे क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल्स टू, ये 3 अगर वहां पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 लीटर. ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फाइनली मेरा क्या होने वाला है रे, फाइनली 3 लीटर नाइट्रोजन यूज होगा और वो रिएक्ट होके किसके साथ रिएक्ट होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा. तो रिएक्ट होके वो 9 लीटर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा. ठीक है, इनिशियली अमोनिया कितना प्रेजेंट था रे, देखो जरा बताओ, इनिशियली अमोनिया कितना प्रेजेंट था, 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा. अब मुझे बताओ फाइनली अमोनिया कितना प्रिपेयर होगा, 2 लीटर. देखते हैं, देखो 6 लीटर. ओके, परफेक्ट. देखो अगेन तुम लोगों को वही यूज करना है. अभी तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों को नाइट्रोजन से कितना अमोनिया यूज फॉर्म होगा वो फाइंड आउट करना है. अगेन दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स व्हिच हु हैवंट गॉटन इट. ठीक है, तो एक
नाइट्रोजन के लिए मुझे बताओ कितने अमोनिया बन रहे रे? एक नाइट्रोजन के लिए कितने अमोनिया बन रहे? दो। दो अमोनिया बन रहे, परफेक्ट। तो मुझे बताओ मैंने कितना लीटर नाइट्रोजन लिया है? असीम, व्हाट इज योर डाउट? सर अमोनियम का स्टेट क्या होता है? अच्छा, अमोनियम इज NH4 प्लस। अमोनियम इज NH4 प्लस। उसका स्टेट क्या होता है? ना, इट इज अ कटायन, ठीक है, मतलब इट इज अ आयन एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट independently. Independently मतलब they do exist but they do not exist independently, so we need to add some anion, so like this, and this will exist in solid form. Okay, so चलो आगे बढ़ते हैं now। हाँ, तो मैंने अभी, मुझे बताओ, देखो एक नाइट्रोजन के लिए मुझे मिलते हैं 2 अमोनिया, तो मैंने कितना नाइट्रोजन यूज किया है? यहाँ पे मैंने 3 लीटर यूज किया है, तो 3 लीटर के लिए मुझे कितना अमोनिया मिलना चाहिए? तो मैं पहले लूंगा यहाँ पे x। अब x को वापस कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड x को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा x इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। ठीक है, तो मुझे मिलेंगे 6 लीटर्स ऑफ अमोनिया। अब बताओ फाइनली मेरा कितना हुआ? देखो मैंने 3 लीटर नाइट्रोजन लिया था, बट 3 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट हो गया, तो कितना बचा रे? 0। 9 लीटर हाइड्रोजन यूज हो गया, ये भी 0 हो गया, बट 0 लीटर अमोनिया था, 6 लीटर मैंने बनाया, तो कितना मिला मुझे? 6 लीटर्स। ओके, तो फाइनल कंपोजिशन क्या बचेगा मेरे पास? 6 लीटर्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जो हम लोगों ने कंटेनर्स बनाए थे, तो यहाँ पे जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, आफ्टर माय रिएक्शन मेरे पास कितने लीटर अमोनिया मिलेंगे मुझे? 6 लीटर्स ऑफ अमोनिया। ओके, तो मुझे मिलेंगे 6 लीटर्स ऑफ अमोनिया। 6 लीटर्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अगेन हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हम लोगों को लॉ अच्छे से समझना स्टार्ट होगा। हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट I'll give you some reactions and you guys will just tell me what is the simplest whole number ratio in these reactions। ठीक है, तो देखते हैं, मैं रिएक्शन लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, बोलो। सर एक डाउट था, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो वो डीकंपोज होते वक्त भी सेम रेशियो में डिवाइड होगा? करेक्ट, डीकंपोज होते वक्त भी वो सेम रेशियो में ही जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने जो ऊपर रिएक्शन ली थी, अगर उसकी रिवर्स रिएक्शन देखने गए तो कैसे आएगा? 2NH3 गिविंग यू N2 प्लस 3H2। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने गए तो कैसे होगा, बोलो? 2:1:3। खत्म, दैट्स इट। तो देयर इज नो चेंज इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, वो रिवर्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिवर्स रिएक्शन, दैट्स इट, बट और कुछ चेंज नहीं आने वाला है। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। So I'll just write some reactions and you guys will tell me what is the simplest whole number ratio। मैं तुम लोगों को सामने से पूछूंगा, तुम लोग लिखते जाओ simplest whole number ratio। मैं जिसको चाहिए उसको पूछूंगा। So in second reaction it should be CO2, मतलब product। Okay, हाँ, correct। Okay, so in the third one, have you made a double bond or a single bond? Yeah, there is a double bond and then it is converted into a single bond। CH।
ओके, तो ये 4 रिएक्शंस का रेशियो देखते हैं कौन बताएगा। सो सोहम साटम आंसर सांग रे। कैन यू हियर मी सोहम? Soham, are you there? Okay, Arya, your answer is correct. Soham, I guess, is not over there, और उसका इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो चल रहा है। Viren Nishad, I don't know which one is the first name, but Viren. Yeah, sir. Yeah, tell me the ratio of volumes in second reaction. ठीक है, in second reaction. Second reaction, sir. I'm trying to do, but हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहा है। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए बता दो। 2:1:2. Okay, 2:1:2. Okay, so now if you can't solve the second reaction, then definitely there is a problem. So just tell me what is the problem. What do you think? What is the problem? Sir, उसमें जैसे फर्स्ट वाले रिएक्टेंट में कैसे हमें दिया है कि there are 2 moles of it, so सेकंड में ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन का भी किधर कुछ दिया था? So we took it as 1, so सेकंड वाले में 1:1:1 आएगा क्या? ओके, तो सबको ऐसे ही लग रहा है कि अरे 1:1:1 ही आना चाहिए, किसी को कुछ चेंज लग रहा है। योर आंसर इज करेक्ट। सॉलिड है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सी, मैंने तुम लोगों को सबसे पहले ही बोला था, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हिच स्टेट? Gaseous. So for these solid states we can't apply this law, and ये ऐसे कुछ आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ गैस में जो CO2 है उसका ही वॉल्यूम का रेशियो मिल सकता है। तो सॉलिड और गैस को कैसे कोरिलेट कर रहे हैं वो हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यहाँ पे तुम लोग कुछ भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो जिस किसी ने ये ऑब्जर्व किया वेरी गुड, एंड जिस किसी ने मुझे 1:1:1 भेजा था ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले का तो एकदम सिंपल है, बताओ मुझे नेक्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट वाले का कोई तो मुझे 2:1:2 बता रहा है, विच इज रॉन्ग। 1:1 बताओ जरा। 1:1:1 एब्सोल्युटली करेक्ट। सी, ये जो कंपाउंड है ना, मैंने तुम लोगों को ओपन फॉर्म में दिया था, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था और कुछ नहीं। अगर हम लोग ये रिएक्शन देखेंगे तो ये रिएक्शन कैसी थी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिविंग यू CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे हम लोग बोलते हैं ओपन फॉर्म और कुछ नहीं। मैंने तुम लोगों को ओपन फॉर्म में ये दे दिया था। ठीक है, ये दोनों कौन से फॉर्म में? ओपन फॉर्म में। तो यहाँ पे ये 2 मोल्स नहीं है, यहाँ पे ये एक सिंगल कंपाउंड है विच इज C2H4। इसका मुझे कोई नाम बोल पाएगा? करे तुम लोगों ने 10th में ये पढ़ा है? सर, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। परफेक्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड इसमें हम लोग यूज क्या कर रहे हैं? तो C2H4। C2H4 इज नथिंग बट इथीन। C2H4 क्या रहता है? इथीन। एंड हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ये क्या बन गया? इथेन। परफेक्ट। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? तो यहाँ पे इथीन एक यूज किया है, एक हाइड्रोजन यूज हुआ है और एक इथेन यूज हुआ है, मतलब एक इथेन फॉर्म हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहे सबको? यस सर। यस सर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट रिएक्शन। अभी इसका मुझे आंसर कौन देगा देखते हैं। ओके, प्रणय, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। अक्षय, कैन यू गिव मी दिस आंसर? Yes, sir. So it would be 1:2:1, or last is liquid, so we cannot say something. Correct, absolutely correct. तो इसका हम लोगों को कुछ आएगा नहीं, and the ratio will become 1:2:1. Okay, तो लॉ सबको हजम हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's take another question. हाँ, by the way, मैंने तुम लोगों को एक रिएक्शन पढ़ाई, बट उस रिएक्शन का कुछ बताया नहीं ना। ये फर्स्ट रिएक्शन जो हम लोगों ने देखी थी, इसको जरा एक बार देखते हैं। दिस इज अ वेरी स्पेशल रिएक्शन। ठीक है, व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी स्पेशल? तो N2 + 3H2 गिविंग यू 2NH3। ठीक है, इस रिएक्शन का एक नाम है, एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज हेबस प्रोसेस। इस रिएक्शन का नाम क्या है? हेबस प्रोसेस। ठीक है, हाँ। एंड इस रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका कोई रीजन बता पाएगा मुझे? Sir, because there are various stages.
क्या क्या क्या? There are various stages to convert N2 and H2 into ammonia. ना मजा नहीं आया. Sir, because Production of ammonia. Uric acid are forming a solid. It is an industry. Sir, because of the This is an pressure. Okay, so now first of all, the reason is historical. ठीक है, so you guys I guess don't know this, but this reaction was the first reaction. This reaction was the first reaction used to prepare. This reaction was the first reaction used to prepare अमोनिया. ठीक है, और अमोनिया का यूज बहुत ज्यादा हुआ था उस टाइम पे. अमोनिया का यूज बहुत ज्यादा हुआ था. कोई बता पाएगा अमोनिया का यूजुअली यूज कहाँ पे होता है? अमोनिया का यूजुअली यूज कहाँ पे होता है रे? Dyes. किसमें? Color dyes. Industry. Drugs It is used to make fertilizer. Fertilizer. It is used to make fertilizers. ठीक है, अमोनिया का सबसे ज्यादा fertilizer. आज हाँ इवन डाइस इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, बट वो अमाइंस रहते हैं, वो अमाइंस रहते हैं यूजुअली. ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे. बट अमोनिया का ज्यादा यूज कहाँ पे होता है? अभी आज की तारीख में तो ये फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज होता है. बट उस टाइम पे ये कहाँ पे यूज होता है मालूम है? अब देखो ये सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे. बट अमोनिया को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रो ग्रुप में. किस ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं? नाइट्रो ग्रुप में. एंड नाइट्रो ग्रुप इज हाईली explosive. Nitro group is highly explosive, and because of that this reaction was highly used in First World War. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये रिएक्शन हेबर्स ने बनाई थी. ठीक है, एंड उसके थ्रू अमोनिया बनना स्टार्ट हो गया. बाद में लोगों ने अमोनिया को कन्वर्ट किया नाइट्रो ग्रुप में, एंड नाइट्रो ग्रुप बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं टू मेक TNT, ऑल्सो टू मेक डायनामाइट. और ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज हुई थी एट द ट्राइनाइट्रोटोलुइन. परफेक्ट, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, एंड दिस वन इज ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन. ठीक है, तो ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज हुई थी और अभी भी ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है. इसलिए यू गाइस शुड नो दिस रिएक्शन है. इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज रियली नाइस एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी यूजफुल. इवन एट दैट टाइम इट वाज यूजफुल एंड इवन नाउ इट इज वेरी यूजफुल. ठीक है, तो रिएक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया करे सबको? तो नाम मत भूलना, हेबर्स रिएक्शन. ठीक है, तो नाउ विल टेक अनदर क्वेश्चन. ठीक है, ओके, बताइए जरा. Okay, Pranay, your answer is wrong. Please check it. Now, Akash Pancha, can you hear me? Yeah, Pranay, your answer is correct now. By the way, tell me how much oxygen is used for this reaction. Akash, can you hear me? Yes, sir. Okay, so now tell me, what is the reaction between SO2 and oxygen? Okay, Akshay, your answer is a little bit wrong. Okay, now tell me, SO2 after reacting with oxygen, SO2 oxygen जब हम लोग react करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? Okay, I think your answer is correct. बोलो.
Sulfuric acid. No, not sulfuric acid. By the way, SO3. Akash is not talking. Sulfur trioxide. SO3, sulfur trioxide, absolutely correct. तो SO3 मिलेगा. सी तुम लोगों को नाम याद नहीं रहेंगे तो जस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देना, वो भी सफिशिएंट हो जाएगा. अब ये सारी चीजें जो प्रेजेंट रहती है वो प्रेजेंट रहती है गैसियस स्टेट में. किसमें प्रेजेंट रहने वाली है? गैसियस स्टेट में. ठीक है. अब क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन मैंने पूरा डिफरेंटली पूछ लिया. ठीक है. पहले आकाश ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या मुझे बताओ. इज दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड? No, sir. No. So can you help me to balance it? Okay, Yes, sir. and your answer is wrong. Okay, so tell me. So we'll first see sulfur. Okay, सल्फर डाइऑक्साइड में हम लोग क्या ऐड करेंगे, किधर क्या लिखेंगे बताओ. Can be. Okay, let me help you. एक सल्फर बैलेंस्ड है क्या? हाँ, इधर बैलेंस है. Okay, now tell me 2 oxygens are there and over here 3 oxygens are there. So is this balanced? No, sir. No. तो first calculate number of oxygen. Total reactant साइड पे कितने oxygens है? 4. 4 है. और यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं? 3. 3 यूज हो रहे हैं. तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको हम लोग जरा डबल करके देखते हैं. तो अभी यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आ गए? 6 आ गए. और इसको बैलेंस करते वक्त इधर 2 करने की वजह से सल्फर भी 2 गए ना, तो वापस मुझे यहाँ पे 2 सल्फर करने पड़ेंगे कि नहीं? Yes, sir. Now tell me, is this reaction is balanced? Yes, now balanced. Okay. तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगा? 2:1:2. Okay, 2:1:2. Perfect. तो रेशियो is 2:1:2. Okay. And how much volume of SO2 they are using? Then your answer is correct. 2 liters. 2 liters. Okay. So now tell me, for 2 liters of SO2, how many liters of oxygen is required? Only 1 liter. Only 1 liter. And how many of liters of SO2 will be prepared? 2 liters. Your answer is correct. 2 liter. So first, now tell me what they were asking in my question. Volume of product formed and amount of oxygen used. Okay. So tell me what is the volume of product? 2 liter. 2 liters of what? SO3. Perfect. Sulfur. Absolutely correct. And volume of oxygen. Oxygen used is 1 liter. Okay. Perfect. ये सबको समझ में आ गया क्या रे? Sure. Yes. बोलो. But why can't we here write as oxygen use can be greater or equal to 1 liter, because it is said that sufficient amount of oxygen is used, so it can be greater than 1 liter too. Yeah, but in this reaction, how much is used? They are asking in this reaction how much is used or how much is consumed. We can say how much is consumed in this reaction. Okay. It's with respect to 2 liters of SO2, no sir? With respect to 2 liters of SO2, how much will be consumed? वैसे. Okay. Now I have another doubt. ठीक है. यहाँ पे ऊपर जब हम लोग आंसर्स फाइंड आउट कर रहे थे तो नाइट्रोजन मैंने माइनस किया था, हाइड्रोजन भी मैंने माइनस किया था, बट अमोनिया मैंने प्लस किया था. इसका कोई रीजन बता पाएगा कि मुझे? किसी को डाउट आया था इसके ऊपर? Because ammonia is formed. Okay, and nitrogen and hydrogen is used to form ammonia. Perfect. तो याद रखना रिएक्टेंट्स जो रहते हैं they are consumed. Reactants are consumed. कंज्यूम होंगे मतलब क्या? तो उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. उसी बदले प्रोडक्ट इज फॉर्म. अगर प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. प्रोडक्ट इज फॉर्म. ठीक है. ओके. तो अब मुझे लगता नहीं है गेल-लुडैक्स लॉ में तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए. ठीक है. बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए. किसी का कुछ लिखना बाकी है क्या? रे सर सर जो सल्फाइड आयन है SO3 तो वो सल्फाइड नहीं, sorry, sulfide is S-2. Now tell me which ion you want. Sorry sir, sulfide ion. Sulfide, okay, SO3-2. Sir, so is it formed from sulfur trioxide? मतलब उनका कुछ relation है? There is a relation, but it is not formed by using SO3. It is formed by using SO2. ठीक है. तो relation I'll just tell you. See, you will tell me. Combine SO2 plus H2. What I will get? H2SO3
H2SO3, absolutely correct. And this is called as sulfurous acid. This is called as sulfurous acid. ठीक है, तो sulfurous acid, सॉरी वो आदत की वजह से सल्फ्यूरिक बन रहा था. sulfurous acid will give me 2H plus SO3 minus 2 sulfide. ठीक है, तो sulfide is prepared by SO2 and sulfate is prepared by SO3. वो सब हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ओके. सो नेक्स्ट, गेल-लुजैक्स लॉ में किसी का कुछ लिखना बाकी है तो बोल दो, वैसे वो करने के लिए लिख के हो गया रहेगा तो विल मूव अहेड. सर मुझे वो एक रिएक्शन का आंसर नहीं दिखा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन. अरे आंसर नहीं लिखा तो यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर ओन ना. चलो सर देखो, नहीं आया था. ओके, सी ओवर हियर द ट्रिक इज दैट H2 इज प्रेजेंट एज अ लिक्विड, तो वी कांट राइट इट. ठीक है, देयर इज नो रेशियो विद रिस्पेक्ट टू H2 बिकॉज़ इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट. ओके, और किसी कुछ बाकी नहीं है ना रे, आगे बढ़ सकते हैं. यस सर. ओके, so now we'll move towards our last law, ठीक है, which is Avogadro's law. अब Avogadro's law लिखने से पहले मुझे वो एक्सप्लेन करने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो देखते हैं Avogadro's law क्या बोलते हैं. ठीक है, so Avogadro's law एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करेंगे. ठीक है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट, तुम लोगों को ज्यादा कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है. लेट्स अज्यूम एवोगाड्रो ने ले लिया था एक बलून. ठीक है, ही टुक अ बलून. ओके, एंड ही स्टार्टेड इन्फ्लेटिंग इट. ठीक है, वो इन्फ्लेट करना स्टार्ट कर दिए. तो व्हाइल ब्लोइंग इट वो उसमें कौन सी गैस ऐड करेंगे रे? एवोगाड्रो इसमें कौन सी गैस ऐड कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो लेट्स अज्यूम ही एडेड 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कितने मॉलिक्यूल्स ऐड किए उसने? 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसने ऐड किए. अब 20 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के उसके अंदर जाएंगे तो बलून का वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा रे? इंक्रीज. ऑब्वियस है वो इंक्रीज होगा. तो थोड़ा सा इंक्रीज होने लग गया, दिख रहा है सबको इधर इंक्रीज होते हुए. ठीक है, नाउ ही एडेड another 20 molecules. He added another 20 molecules of CO2 और उसने ब्लो किया. तो मुझे पता वॉल्यूम और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा रे? Yes. Obviously it will increase. Okay, तो वो और बढ़ गया. ठीक है, अब उन्होंने और 20 molecules ऐड किए, तो और 20 molecules ऐड करने के बाद वो वॉल्यूम और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? Yes. Okay, so it will increase furthermore. अब इसके बाद उन्होंने उसको नॉट बांध दिया और CO2 ऐड करेंगे तो फट जाएगा ना, तो उन्होंने उसको नॉट बांध दिया. ठीक है, ओके. नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन कंक्लूड, आफ्टर एडिशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑफ दैट बलून और else वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Increasing. It is increasing. So from that we can conclude that number of molecules, as number of molecules increases, volume of gas also increases. Correct या wrong? Correct. Okay, अब समझ लो उन्होंने वो नॉट में से एयर बाहर निकालना स्टार्ट किया, तो एयर अगर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे. सॉरी वॉल्यूम नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे. जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. कम होगा. Okay, so from this what we can conclude, number of molecules and volume, it is directly proportional or inversely proportional? Directly proportional. Direct. तो एवोगाड्रो ने भी वही बोला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. एवोगाड्रो ने क्या बोला था अपने लॉ में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अब ये देखते तो तुम लोग भी बोल दोगे कि ये तो हम लोग भी सोच लेते, इसमें क्या बड़ी बात थी? करेक्ट या रॉन्ग? अरे बोलो रे. तो सी अगेन यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग मोल्स यूज करने वाले हैं, बट मोल कंसेप्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो वी विल अज्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो मोल्स का हम लोग बाद में देख लेंगे, बस अभी के लिए यहाँ पे मोल लिख देना चुपके से. ठीक है, तो अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो एवोगाड्रो ने क्या सोचा रहेगा, मतलब एवोगाड्रो ने ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया समझ लो. ठीक है, एंड उसने ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा. तो अगर यही लॉ दे देता तो कोई भी बोल देता कि ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्या मजा है. तो उसने क्या सोचा, थोड़ा चेंज करके देखते हैं. उसने अभी चेंज क्या लाया देखो, उसने सेम बलून लिया. ठीक है, बट बलून के अंदर जो गैस थी वो रिप्लेस कर दी. उसके अंदर उसने ऐड करना स्टार्ट किया H2 गैस. कौन सी गैस? H2 गैस. कितने मॉलिक्यूल्स ऐड किए? 20 मॉलिक्यूल्स. अब मुझे बताओ CO2 गैस अगर ऐसे कुछ दिखती है, ये कार्बन, ये दो बड़े बड़े ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गई CO2 गैस. अब उसके सामने हाइड्रोजन तो बहुत छोटा एलिमेंट है ना, तुम लोगों को पता है सबसे पहला एलिमेंट बेचारा गरीब एलिमेंट छोटा सा. अब मुझे बताओ
कौन से गैस का वॉल्यूम बड़ा दिख रहा है तुम लोगों को? CO2. CO2 का वॉल्यूम बड़ा दिख रहा है, ऑब्वियस है। तो मुझे बताओ 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ऐड करोगे और 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करोगे, बलून की साइज बढ़ेगी, मतलब ओरिजिनल से बढ़ेगी, कम होगी, या उतनी ही रहेगी? दोनों जब में मैं बढ़ेगी, हाइड्रोजन बट ऐड करूंगा, प्रोपोर्शन ज्यादा होगा CO2 में। CO2 से कम। ओके, CO2 से कम होगी। कैसे रहना चाहिए देखो, आप जिस किसी को नहीं समझाए, हाइड्रोजन की साइज कैसे है, छोटी है, तो जब हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, बट CO2 के कंपैरिजन में वो सेम रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए या कम रहना होना चाहिए? तो CO2 के कंपैरिजन में वो कम होना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। बट उसने क्या ऑब्जर्व किया, देखो उसका ऑब्जर्वेशन अच्छे से देखो, मेरी ड्राइंग नहीं समझ में आई तो बता देना। उसने ऑब्जर्व क्या किया, अरे इट वॉज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट भी नहीं, वो एक्चुअल में पूरी तरह से क्या था, वो एक्चुअल में पूरी तरह से सेम टू सेम ही हुआ, ठीक है। तो उसने बोला अरे कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी, गलती से मैंने 2-3 मॉलिक्यूल ज्यादा ऐड किए रहेंगे, बराबर है ना, ऑब्वियस है, करेक्ट या रॉन्ग? यस सर। ओके, तो उसको लगा होगा मैंने गलती से 1-2 मॉलिक्यूल ज्यादा ऐड किए रहेंगे, तो देखते हैं, जस्ट लेट मी अनडू इट। हाँ, तो ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम था, तो उसने बोला कि यार ऐसे कैसे, एक्चुअल में तो कम आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड कम है। तो उसने बोला और 20 मॉलिक्यूल्स ऐड करके देखते हैं, तो और 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन उसने ऐड करके देखे। अब क्या लगता है, अगेन वॉल्यूम सेम मिलना चाहिए या CO2 के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा मिलना चाहिए था? रे छोटा। बट उसको कैसे मिला, उसको सेम वॉल्यूम मिला। अब मुझे बताओ इसके ऊपर से तुम लोग क्या कंक्लूजन निकालोगे? रे उसने वापस एक बार ट्राई किया फाइनली, और 20 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करके देखते हैं, तो उसको अगेन सेम वॉल्यूम मिला, उसको अगेन सेम वॉल्यूम मिला, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर दो गैस अलग अलग है बट दोनों का नंबर सेम रख रहे हो तो तुम लोगों को सेम वॉल्यूम मिल रहा है, तो ये बहुत एक्सट्रीम वाली कंडीशन हो गई थी ना। दिस वाज द स्मॉलेस्ट गैस एंड इज क्वाइट बल्की गैस, ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट गैस एंड दिस इज क्वाइट बल्की गैस, ठीक है। तो अगर ये दो कंडीशन में तुम लोगों को सेम वॉल्यूम मिल रहा है, तो दूसरी कोई गैस यूज करूंगा तो अभी भी मुझे सेम वॉल्यूम मिलेगा क्या? रे क्या लगता है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यस मिलना चाहिए। तो दिस वाज हिज कंक्लूजन, ठीक है, कि तुम लोग अगर गैस का नंबर सेम रख रहे हो, अगर तुम लोग गैस का नंबर सेम रख रहे हो तो तुम लोगों को गैस का वॉल्यूम भी क्या मिलेगा? सेम। तो उल्टा अगर मैं करूंगा, अगर मैं गैस का वॉल्यूम सेम ले रहा हूं तो गैस का नंबर भी मुझे कैसे मिलेगा? सेम। तो एवोगाड्रोस का लॉ क्या था, वो समझ में आ गया क्या? यस। अब हर एक लॉ के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन रहती है ना रे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी मालूम है क्या? यहाँ पे कंडीशन थी दोनों के दोनों बलून्स सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे थे। दोनों बलून्स सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे थे। लॉ समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पे लॉ लिख देता हूँ, फिर तुम लोग डायग्राम बनाते बैठना। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है, ठीक है? तो एवोगाड्रोस लॉ बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। क्या बोलता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट, ये मनी मन मेरे साथ रिपीट करना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure contains equal number of molecules, equal number of molecules। ये मनी मन रिपीट कर रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और बहुत बार पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है? तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेस, बट अंडर विच कंडीशन? अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर will contain equal number of molecule, will contain equal number of molecules। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो बोलो रे। सर टेम्परेचर इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे रहता ना वो? ना, इट इज नॉट कंपल्सरी। दोनों कंडीशन में, मतलब दोनों के दोनों बलून्स के कंडीशन में वो सेम रहना चाहिए। एब्सोल्यूट पे वॉल्यूम 0 हो जाएगा, पढ़ेंगे हम लोग। एंड द थिंग व्हिच यू आर टॉकिंग ना, वो आगे आ जाएगा, मतलब वो ना 22.4 का कंडीशन। लेकिन सर हम फिर उसके लिए तो गैस लॉज यूज करते हैं ना? हाँ, वो हम लोग नेक्स्ट गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर वहाँ पे यूज नहीं होता, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल यूज होती है बट 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर 273 केल्विन यूज होता है। ओके, तुम लोगों के गैस लॉस पढ़ा के हो गए क्या? नहीं सर, 10th में पढ़ा था मैंने। अच्छा हाँ, ओके, आ जाएगा वो, हम लोग आगे करेंगे, कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट।
बट अभी के लिए इतना ही याद रखो. तो नाउ व्हाट वी कैन से, सी व्हाट we can say that volume is directly proportional to number of moles. Correct या wrong? करेक्ट. Yes, sir. तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए मैं एक कांस्टेंट लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, तो k अपॉन n. करेक्ट या रॉन्ग? Yes. ओके, तो मुझे बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या नहीं, वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू k. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अब Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखो कंडीशन कैसे ले रहा हूँ मैं. एक ले रहा हूँ मैं गैस 1, ठीक है, एंड दूसरी ले रहा हूँ मैं गैस 2. ओके, अब गैस 1 के केस में मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम था V1. वॉल्यूम क्या था? V1. तो V1 तो नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? n मोल हो जाएंगे. एंड इट विल बिकम इक्वल टू व्हाट? ये रेशियो का हमेशा किसके इक्वल रहता है? k के इक्वल रहता है. करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट. अब सिमिलरली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ V2, गैस 2 के लिए वॉल्यूम में बोल रहा हूँ V2 था, नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? N2. एंड इट विल बिकम इक्वल टू व्हाट? k ही हो जाएगा ना. समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब यस सर. इसे अगर मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ और इसे अगर मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में दोनों जो वैल्यूज है वो इक्वल्स टू k है, तो फाइनल कंक्लूजन में क्या बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2? V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. V2 by N2. Okay, so this is the formula which we are going to use in Avogadro's law. ठीक है, तो एक बार अच्छे से लिख लो रे सब कुछ Avogadro's law के बारे में. सर पर ऐसा क्यों होता है? अब सिंपल रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है जो वैलिड नहीं है एक्चुअल में. ठीक है, इसका रीजन अगर देखने जाए तो gases have a lot of empty space. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताता हूँ. 20 CO2 के मॉलिक्यूल्स अगर मैंने ऐड भी किए, 20 CO2 के मॉलिक्यूल्स मैंने ऐड भी किए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दिख रही है बहुत सारी एम्प्टी स्पेस. तो जो वॉल्यूम रहता है ना वो एक्चुअल में एम्प्टी स्पेस का रहता है. अच्छे से सुनना, जो वॉल्यूम रहता है वो एक्चुअल में किसका रहता है? एम्प्टी स्पेस का रहता है. गैस का तो कुछ वॉल्यूम रहता ही नहीं है, निग्लिजिबल है ना. सी अगर तुम लोग बलून का वॉल्यूम देखोगे तो एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, और गैस का वॉल्यूम जो मतलब वो मैंने येलो डॉट्स बनाए वो बहुत छोटे छोटे हैं. ठीक है, तो अगर येलो डॉट्स बहुत छोटे छोटे होंगे, यश प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो. ओके, तो गैस के अगर तो येलो डॉट्स अगर बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब गैस ने एक्चुअल में कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया ही नहीं है. सारा वॉल्यूम किसका है? एम्प्टी स्पेस का है. ठीक है, तो तुम लोग गैस कोई भी लो, उसका एक्चुअल वाला वॉल्यूम जो रहता है वो बहुत कम रहता है. ठीक है, ऑलमोस्ट ये मैं 20 लिख रहा हूँ, काउंट नहीं किया मैंने यहाँ पे, बट एक्चुअल में गैस बहुत छोटी है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई किया है? तो एम्प्टी स्पेस ने ऑक्यूपाई किया है. समझ में आया? तो दिस इज द रीजन व्हाई सेम गैसेस और डिफरेंट गैसेस हैव सेम वॉल्यूम इफ देयर नंबर इज कांस्टेंट. ठीक है, वॉल्यूम जो होगा वो एम्प्टी स्पेस का होगा और कुछ नहीं. Okay. Sir, so if there are empty spaces, so there are empty spaces here. So instead of inflating, it should deflate in those empty spaces. No, so why it would remain inflated in those empty spaces too? This we will. Then can we say that this volume is just the pressure acting inside the balloon, and it is not related to which gas is inside the balloon? Yeah, correct. And this we will learn in gaseous state next chapter. गैसियस स्टेट में यही हम लोग कवर करने वाले हैं. एक्चुअली दिस एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस. सॉरी, नॉट बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम. एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट करती है. करेंगे ये सब हम लोग कवर करेंगे, गैसियस स्टेट में कवर करेंगे. अभी के लिए सिर्फ लॉ पढ़ लो, आ जाएगा. ये सब धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे. ओके, तो डायग्राम हो गई होगी, तो ये लिख के हो गया. एक क्वेश्चन लेना है मुझे. सर डायग्राम नहीं ड्रॉ किया. अच्छा, इट इज अप टू यू. अगर सिर्फ लॉ लिखना होगा तो वो भी चल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है. हाँ वो लिख लिया. ओके, तो अभी मैं तुम लोगों को कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ पहले. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अरे बाप रे,
So for example, if I'm saying x number of molecules, x number of gaseous molecules occupies 100 ml of volume, 100 ml of volume. Okay, so now tell me 2x will occupy how much volume? 200 ml. 100 ml. Perfect, 200 ml of volume. Okay, अब similarly अगर मैं बोल रहा हूँ y occupies 100 ml of volume, y occupies 100 ml of volume. So what is the relationship between x and y? X equal to y. Number of correct. molecules of X is equal to number of molecules of Y. Perfect. So x is equals to y. No, it is not 22.4. We'll come to that. ठीक है? We'll see. Now next, अगर मैं बोल रहा हूँ x by 2 number will occupy how much volume? तो कितना होगा? 50 ml. 50 ml. Okay. अब अच्छे से देखना, जरा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं. 200 ml of CO2 is equals to कितना ले, इसका एक्चुअल आंसर मैं निकालते नहीं बैठूंगा अभी. तो लेट्स अज्यूम इट ऑक्यूपाइज 2000 मॉलिक्यूल. इट इज ऑक्यूपाइड बाय 2000 मॉलिक्यूल्स. ये नंबर बहुत छोटा है, हम लोग मोल कंसेप्ट में ये नंबर एक्चुअल में कितना रहता है वो देख लेंगे. तो नाउ टेल मी 400 ml of H2 means how many number of molecules of H2? 4000. 4000. Perfect. तो molecules change करेंगे फिर भी ये सेम ही रहेगा. ठीक है? ओके. तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे. ठीक है? सो क्वेश्चन इज 6.022 into 10 raised to 23 molecules of CO2 occupies 22.4 liters of volume. Find the volume of oxygen occupied by 1.5 into 10 raised to 23 number of ऑक्सीजन molecules. चलो बताओ इसका आंसर करो. ये Sir, 6.022 into 10 raised to 3 is Avogadro's number, right? Yeah, it is Avogadro's number, but we haven't reached over there. तो जस्ट मैंने अभी के लिए जस्ट एक बता दिया है. हाँ, but it is Avogadro's number, absolutely correct. तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? ओके, जिस किसी को नहीं जम रहा होगा तो अगेन यू गाइस कैन यूज अ सिंपल फॉर्मूला. मैं हिंट दे देता हूँ. V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2. ये फॉर्मूला यूज करो, या फिर यू कैन यूज अनदर ट्रिक, यूनिटरी मेथड. ठीक है? तो पहले मैंने क्या बोला है, 6.022 into 10 raised to 23 occupies how much volume? 22.4 liter. So what they are asking, 1.5 into 10 raised to 23. So 1.5 into 10 raised to 23 will occupy how much? तो x, ठीक है, इसका यूनिट नहीं आएगा, सॉरी, तो x. ठीक है? तो x फाइंड आउट करने के लिए अभी फाइनली क्या करोगे तुम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना. एक तो ये फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज जाओ, या फिर यूनिटरी मेथड यूज करो. आई विल सजेस्ट गो बाय यूनिटरी मेथड. इट विल कम हैंडी इन योर एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है? Okay, you guys are answering. Yep, absolutely correct. आंसर करेक्ट है. हो सके तो कैलकुलेटर का यूज मत करो. आंसर तुम लोगों के जो आ रहे हैं वो कैलकुलेटर के थ्रू आ रहे हैं.
सो देखते हैं कैसे होगा। x अगर मैं यूनिटरी मेथड यूज करूंगा तो मेरा आंसर कैसे आएगा रे? तो आंसर विल बिकम x into 6.022। करेक्ट है अजिंक्य। अजिंक्य योर आंसर इज लिटिल बिट रॉन्ग। तो 6.022 into 10 raised to 23, ठीक है, x into 6.022 into 10 raised to 23 is equals to 22.4 into ये 1.5 इधर चला जाएगा तो 1.5 into 10 raised to 23, ठीक है। तो ओके देवांक योर आंसर इज करेक्ट। तो इफ वी वांट टू फाइंड x, तो x का कैसे आएगा रे? अब x के लिए हम लोग 6.022 नीचे लेके चले जाएंगे तो 22.4 into 1.5 into 10 raised to 23 divided by 6.022 into 10 raised to 23। अब इजी गिरने के लिए मैं इस 6.022 को सिर्फ 6 ले सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ 15 1 जा 15 एंड 15 4 जा 6 मतलब 60, ठीक है। तो ये 1/4 का रेशियो आ जाएगा। एंड 22.4 को 4 से डिवाइड करना कुछ इतना डिफिकल्ट है क्या रे? तो 4 से डिवाइड करना इसको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो जरा डिवाइड करके बताओ रे आंसर क्या आएगा? 4 5 जा 20 पॉइंट आ जाएगा, 24 बच गए। तो अगेन क्या आ जाएगा? 4 5 जा, बाद में क्या बचेगा? तो 4 बच जाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो 4 8 जा के अराउंड कुछ आंसर आ जाएगा। तो 55.58 इन लीटर्स, ठीक है। करेक्ट, यस योर आंसर इज करेक्ट। ओके, तो राइट इट डाउन, कंप्लीट कर दो इसको। ओ सॉरी 5.6 आएगा, करेक्ट। हाँ, तो आंसर इज 5.6 लीटर। लिख के हो जाए तो बता देना। So, will we have to find these exact values, or will they like give us, simplified? There will be some options ना, मतलब समझा नहीं simplified form मतलब as in like the proper answer to 5.6 liters. Or so there will be options like this. 5.6, B will be 11.2, C will be 22.4 and D will be 44.8. So D will be 44.8. Why in this ratio? See, इसका अगर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया और 1 और डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे तुझे आंसर आ जाएगा 11.2। कुछ बच्चे रहते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो वो बोलते हैं यहाँ पे 22.4 दिख रहा है तो 22.4 आ सकता है, तो ये सेकंड ऑप्शन रह सकता है। एंड यहाँ पे वो डायरेक्ट डबल कर देंगे। तो डबल करना और हाफ करना, ये दो ऑप्शन ज्यादा प्रोबेबल लगते हैं ना अपने को, अगर कुछ आता ही नहीं, मतलब कुछ सूझ रहा नहीं उस मोमेंट पे, तो व्हाट वी विल डू, वी विल आइदर डबल इट और वी विल आइदर डिवाइडेड बाय 2। तो इस तक पहुंचने के लिए तुझे प्रॉपर मेथड से ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ आंसर्स रहेंगे, तो अप्रॉक्स आंसर निकलना बहुत इजी हो जाता है ऑप्शंस के थ्रू। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके okay, so thank you. Let's move ahead. Now I'm going to combine two laws, Gay-Lussac's law and Avogadro's law, ठीक है। आंसर अच्छे से सोच के बताना। तुम लोग ट्राई करोगे या मैं सॉल्व करके बताऊं? पहले वो मुझे बताओ। ऐसा नहीं चाहिए कि मैं तुम लोगों से सारी आंसर्स ले रहा हूँ। ट्राई करोगे या मैं सॉल्व करके बताऊं? सर हम ट्राई करेंगे सर। ओके बहुत इजी है। यहाँ पे यूथ लिख देना। राइट,
ठीक है इसमें मेरे बच्चे में दो अपने अकाउंट है तो 38. Okay, so now who is going to tell me what is Haber's process? By the way, who is this Lucifer? Okay, Nakshatra. Yes, sir. Okay, now tell me what is Haber's process. What is the reaction for Haber's process? So N2 plus 3H2 gives 2NH3. N2 plus 3H2 gives me 2NH3. Now tell me what is the simplest full number ratio in this reaction? 1:3:2. 1:3:2. Okay, so Asim, I guess your answer is wrong. Now tell me, this is the ratio of volume, na? This is the ratio of volume. Okay, yes, your answer is correct. If this is the ratio of volume, then we can say that volume is directly proportional to number of moles. Correct or wrong? Yes, sir. Correct. So can we use this same ratio to find out number of molecules? Yes, sir. Okay, so see, how many number of molecules they have given for nitrogen? 3.011 into 10⁻23 molecules. Okay, and see, for 1 mole we require 3 moles of hydrogen, बराबर. So for these many molecules we require 3 times. तो कितना हो जाएगा इसका 3 times? 3 multiplied by 3.011 into 10⁻23. Perfect. So will it become 9.033 into 10⁻23? And what is the number of molecules of ammonia formed in this reaction? We just multiply the molecules of nitrogen by 2. Okay, so it will become 6.022 6.022 into 10⁻23. Absolutely correct. Okay, so anyone, if किसी को कुछ डाउट है तो बोल दो. Okay, लिख के हो जाए तो बता देना रे. Okay, so we'll move ahead. Now, with these laws, chemical combinations are over. है ठीक है, अपने पास chemical combination के 5 laws है, जिसमें के Gay-Lussac's law 5 नहीं 6 laws है, जिसमें के Gay-Lussac's law और Avogadro's law टोटली डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है, एंड उसके पहले हम लोग ने जो 4 लॉस पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? लॉ ऑफ मास एक्शन, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. वो आ जाते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंडर. नाउ वी विल स्टार्ट विद अ नेक्स्ट कंसेप्ट, and in this we are going to learn about Dalton's atomic theory. Okay, Dalton's atomic theory. So Dalton was one of the first scientists. We can't say he was a scientist, he was an English teacher. Okay, and he gave us a theory about atoms. Okay, that what are atoms and what is everything. So डाल्टन के पहले अगर हम लोग देखने जाएंगे तो एटम्स का कंसेप्ट हम लोगों को किसने दिया था? किसी को आइडिया है एटम्स का कंसेप्ट एक्चुअल में किसने दिया था? एरिस्टोटल. ओके, एंड एरिस्टोटल ने हम लोगों को एटम का कंसेप्ट दिया, एंड देन केम डेमोक्रिटस, एंड डेमोक्रिटस टोल्ड अस दैट एटम ये नाम कहाँ से कॉइन हुआ? तो ही कॉइन्ड नेम ऑफ एटम फ्रॉम द टर्म अटोमियो. ठीक है, एंड अटोमियो मीन्स इनडिविजिबल. So he told us that there is something in every particle after which we can't divide that substance. ठीक है, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा मेटल का रॉड हो सकता है. ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रह सकते हैं, बहुत सारे n नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स है. तो मैं कहाँ तक इसको कट कर सकता हूँ? मैं यहाँ तक और फिर यहाँ तक कट कर पाऊंगा. मतलब ये इस छोटे से पार्टिकल में एक छोटा सा ऐसे कुछ तो सर्कुलर शेप का चीज रहने वाली है, सब्सटेंस रहने वाला है, बट इधर तक आने के बाद आई कांट कट इट. ठीक है, तो हेंस ही टोल्ड अस दैट देयर इज समथिंग इनडिविजिबल
इन एवरी सिस्टम और इन एवरी सब्सटेंस देयर इज समथिंग इंडिविजिबल, जिसके आगे हम लोग उसको कट कर ही नहीं सकते, एंड उस चीज को उसने क्या बोला, अटोमियो, एंड अटोमियो स्टैंड्स फॉर इनडिविजिबल। ठीक है, तो अब यही कंसेप्ट को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, तो यही कंसेप्ट को आगे बढ़ाने का काम किया डाल्टन ने। तो डाल्टन गेव अस 4 पॉइंट्स। अब हम 4 पॉइंट्स क्या कहते हैं वो देखते हैं। तो सी फर्स्ट पॉइंट वाज 3 पॉइंट्स, एंड उसमें का फर्स्ट पॉइंट क्या था, तो each substance is made up of small indivisible and indestructible particles called as atoms। ठीक है, तो उसने क्या एडिशन कर दी, सबसे पहले तो हम लोगों को डेमोक्रिटस ने बोला था that atoms are indivisible, he added 2 another words, one is small which is obvious and another one is indestructible। तो एटम कभी हम लोग डिस्ट्रॉय कर पाएंगे क्या, तो we can't destroy a atom। ठीक है, ओके, so उसके आगे he told us that atoms of same elements, ठीक है, atoms of सेम एलिमेंट्स। समझ लो मैंने एग्जांपल लिया कार्बन का, तो कार्बन के एटम्स की, हर एक एटम की साइज, उनका मास और उनका केमिकल नेचर सेम हो गया, डिफरेंट होगा रे। कार्बन के अगर मेरे पास 2 एटम्स है तो इन दोनों एटम्स का मास सेम होगा। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम मास। ओके, अब मुझे बताओ इन दोनों की साइज सेम होगी या नहीं होगी रे, तो साइज एंड केमिकल नेचर। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया। अब आगे उन्होंने क्या बोला, अब पहले मुझे बताओ एलिमेंट्स कंपाउंड में कब फॉर्म होते रहे, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था एलिमेंट्स को अगर मुझे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, 2 or more different elements combined together। परफेक्ट। तो when atoms of different elements are combined in a fixed ratio, they form compounds। ठीक है, अब ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ना रे, वो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, कोई मुझे बता पाएगा ये हम लोगों ने पहले कहाँ पे पढ़ा था? ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ना, वो हम लोगों ने पहले भी किधर तो पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है। Substances which were classified into elements, compounds and mixtures। Law of definite proportion। proportion, exactly correct। See, ये फिक्स्ड रेशियो जो था ना, ये फिक्स्ड रेशियो वो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है, वो जो एलिमेंट एंड ऑल उसका क्लासिफिकेशन था वहां पे मैंने लिखा तो था, परफेक्ट है, वो भी करेक्ट है, बट एग्जैक्टली एज अ लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट था जो हम लोगों को डाल्टन ने दिया था, वो रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट अबाउट इट। एंड इसी थर्ड स्टेटमेंट से हम लोगों ने लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन बनाया है। ठीक है, तो दीज 3 स्टेटमेंट्स वेर गिवन बाय डाल्टन। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने तुम लोगों को बोला डेमोक्रिटस वाज द वन हु गेव अस द कांसेप्ट ऑफ एटोमियो। ठीक है, क्या लगता है इसके पहले कोई था क्या जिसने हम लोगों को इंडिविजुअलिटी एंड वो सब बताया गया था या फिर कुछ बोला गया था? महर्षि कन्नड़। परफेक्ट। तो महर्षि या फिर महर्षि, वो इंग्लिश में महर्षि हो जाता है, महर्षि कणाद। ठीक है, नॉट कणद, इट्स कणाद। तो ही वॉज द गाय हु टोल्ड अस, ठीक है, हु टोल्ड अस दैट देयर इज समथिंग विच इज इनडिविजिबल एंड ही कॉल्ड देम, क्या बोला था उनको? परमाणु। परफेक्ट, परमाणु। ठीक है, एंड परमाणु इज द संस्कृत वर्ड फॉर एटम। ठीक है, एंड व्हेन परमाणुस कंबाइन दे फॉर्म अणु, which is the Sanskrit word for molecule।
ठीक है. परमाणु is made up of two words, param and anu. Param means very small or else the basic quantity and anu is the smallest unit. वैसे ठीक है. तो परमाणु जो मूवी का भी नाम है, तो परमाणु में हम लोगों ने परमाणु क्यों यूज किया, मतलब वो मूवी के नाम में परमाणु क्यों है? Sure, because it was related to fission reaction. हाँ, और फिशन रिएक्शन में कौन से क्या यूज होता है, मतलब रेडियोएक्टिव न्यूट्रॉन रेडियोएक्टिव ना ना ना, मतलब उसमें हम लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब फोड़ा था ना रे, वो पूरी मूवी एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर ही थी ना. तो एटॉमिक बॉम्ब किससे बना है? परमाणु से, मतलब एटम से बना है, तो परमाणु, इसलिए उस मूवी का नाम परमाणु दिया गया था. ओके, लिख के हो गया ये सब? Yes, sir. ओके, तो नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स. ओके, टेक योर टाइम. फास्ट नहीं हो रहा है ना रे, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? वी कैन गो स्लो इफ यू गाइस वांट. ओके, किसी को ऐसे लग रहा होगा फास्ट हो रहा है तो Sure, I actually have a doubt. बोलो ना. सर अभी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में do we say that the individual atoms are destroyed or are they transformed into other no, they are destroyed. Some mass of that atom is destroyed. So Dalton's atomic theory was incomplete at that point. Yep. It was incomplete. No, we can't say incomplete. At that time it was complete, but then we found out that there are some flaws in this theory. Okay. So we ruled it out. वो धीरे धीरे हम लोग वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में देखेंगे डाल्टन्स थियरी क्यों रॉन्ग गई. आएगा वो भी आएगा. हाँ sir, but in fission, like the main, which is the atom, which gets broken down, right, means it the atom would not get broken, it would just get transformed into three or whatever fission it is based on, three different types. So then how can we say that atom is destroyed here, because just the form is changed due to an addition of neutron. ओके, सो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं यूरेनियम. ठीक है, तो यूरेनियम पहले तो इट चेंजेस इनटू क्रिप्टॉन एंड बेरियम, करेक्ट, एंड 3 न्यूट्रॉन्स. ओके, so let's assume mass of this uranium was 235. okay, so added material also adds up to 235, but इस 235 में एक यहाँ पे समझ ले अभी के लिए, ये मैं बहुत क्रूड लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बट इट वाज 235.01. तो यहाँ पे तुझे मिलेगा सिर्फ 235.00. तो मास कितना डिस्ट्रॉयड हुआ? 0.01. समझ में आ रहा है कुछ? तो बहुत कम अमाउंट का मास. But can't we say that this mass was released in form of energy? So mass is not technically destroyed. ना, तो it is destroyed and it is converted to energy ना. Correct. It is converted into energy. So this mass is destroyed and it is converted into energy. वो डिस्ट्रॉय होगा तभी जाके हम लोगों को एनर्जी मिलने वाली है, उसके पहले नहीं मिलेगी. वैसे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स लॉ E = mc². तो मास पूरी तरह से जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होता तब तक हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलने वाली है. तो इट इज डिस्ट्रॉयड इन दिस प्रोसेस, बट बहुत बहुत छोटा, मतलब एकदम छोटा सा पार्ट इस यूरेनियम का डिस्ट्रॉय होगा और बाकी सारा का सारा रिटेन होगा. बट उतना मास भी मोर देन इनफ है. बोलो सर, बट देन विल दिस नॉट लाइक be against the law of conservation of mass, because matlab it is against by mass, right? So then it is against the law of conservation of mass, but बाद में हम लोगों ने if you see it is against law of conservation of energy also, because we say energy is neither created nor destroyed, but in this process we are creating some energy, correct or wrong? So बाद में हम लोगों ने दोनों लॉस चेंज किए और दोनों को कंबाइन किया. इवन वी विल स्टडी इट लेटर ऑन, बट अभी के लिए हम लोग जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, जस्ट बेसिक चीजें जो पहले था, बाद में जो डिस्कवरी हुई उसके अकॉर्डिंगली लॉस चेंज हुई है. तो जो लॉस चेंज हुए वो हम लोग बाद में देखेंगे. हम लोगों ने दोनों लॉस चेंज किए थे. मास डिस्ट्रॉय भी होता है, एनर्जी क्रिएट भी कर सकता है. वैसे ही एनर्जी डिस्ट्रॉय करके वी कैन क्रिएट सम मास, जो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है. यू गाइस विल नॉट लर्न इट, बट स्टिल वो उसका वाइसा वर्सा होते ही रहता है. ओके सर, थैंक यू सर. जब सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर. थोड़ा बहुत हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत यूजफुल होने वाला है. ठीक है, सो हेल्प मी, you must be knowing everything, almost everything. So tell me, एटम किस चीज का बना रहता है? Protons, neutrons, and nucleus, electrons, protons.
परफेक्ट। तो बीच में रहता है न्यूक्लियस, बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस। एंड उसके बाद उसके आजू बाजू में क्या रहता है? तो उसके आजू बाजू में रहता है ऑर्बिट। और ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करता है? तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करने का काम करता है इलेक्ट्रॉन। परफेक्ट। तो बाप रे बहुत गंदा हुआ। इसमें टूल्स आज क्यों नहीं दिख रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टूल्स रहते थे, हाँ ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए कुछ तो होगा, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। No, not this. Is this the one? हाँ, I guess this is the one. अरे बाप रे ये मिरर हो रहा है। What am I doing? Just give me a minute. Okay, so let's assume this is my orbit. ठीक है, ये ऑर्बिट है। एंड ऑर्बिट के सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑर्बिट के सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस। ओके, तो आई गेस दिस इज माय सेंटर। ये इधर सेंटर किधर तो होगा, तो लेट्स अज्यूम दिस इज माय सेंटर। ठीक है, कुछ अजीब लग रहा है क्या रे? इतना बड़ा orbit is elliptical, supposed to be elliptical. हाँ, there is an electron revolving inside my orbit. तो assume करते ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। No, I said the orbit is supposed to be elliptical, but मतलब it's not a circle. अच्छा, एलिप्टिकल ना, इट इज नॉट कंपलसरी। वो हम लोग पढ़ेंगे। वो सोलार सिस्टम में ऑर्बिट्स जो रहते हैं वो एलिप्टिकल रहता है, बट यहाँ पे वो सर्कुलर ही रहता है और उसके शेप अलग अलग रहते हैं, बट वो ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट एक्चुअल में ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर ही है, इट इज नॉट एलिप्टिकल। सोलार सिस्टम में जो ऑर्बिट रहता है वो एलिप्टिकल है, ये वाला नहीं। सो ये जो सेंटर वाला पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते रहे? दिस इज माय न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या रहते हैं? याद रखना। अब न्यूक्लियॉन्स जो रहते हैं दे आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। ओके, अब मुझे बताओ प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? न्यूट्रल चार्ज। सो दे आर न्यूट्रल। ओके, अब मुझे बताओ ये जो इधर छोटा सा मैंने बनाया है उसके हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव। ओके, तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब मुझे बताओ मास जो रहता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? पूरा का पूरा मास न्यूक्लियस में, बराबर। तो ये तुम लोगों ने पढ़ा ही है दैट ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल मास of an atom is concentrated in nucleus। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ तुम लोगों ने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पढ़ाई क्या? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना रहता है? न्यूक्लियस की साइज या फिर न्यूक्लियस की रेडियस कितनी रहती है? किसी को मालूम है ये? Distance from the nucleus to the outermost electron. That is radius of atom. I am talking about this white dot की रेडियस। ये जो white dot बीच में बनाया उसकी रेडियस कितनी रहती है? किसी को आइडिया है? नो सर। ओके, so radius of nucleus is 10⁻⁻15 meters। कितनी रहती है? 10⁻⁻15 meters। और 10⁻⁻15 meters को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं 1 फेम्टोमीटर। ये सब तुम लोगों को कन्वर्जन बताए गए क्या आज तक? फेम्टोमीटर क्या रहता है? नहीं। ओके, तो वो हम लोग देख लेंगे, बट अभी के लिए तो फिर ये फेम्टोमीटर छोड़ दो। 10⁻⁻10 मीटर सिर्फ ब्रैकेट में लिख देना, हम लोग पढ़ेंगे वो। ब्रैकेट में लिख देना, इट इज नथिंग बट 1
फेम्टोमीटर, ठीक है। ये सारे जो कन्वर्जन एंड ऑल है उसके लिए हम लोग एक अलग से ये चैप्टर खत्म होने के बाद मस्त लेक्चर रखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब ये 10⁻⁻15 मीटर थे। अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम। अब रेडियस ऑफ एटम क्या है वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या रे? नो सर। ओके, तो रेडियस ऑफ होल एटम, अब याद रखना रेडियस क्या रहने वाली है, तो ये जो आउटर मोस्ट वाली लाइन थी, ये जो आउटर मोस्ट वाली लाइन थी और ये जो सेंटर था उधर से इन दोनों का डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज नथिंग बट माय रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ एटम कितनी रहती है मालूम है? वो रहती है 10⁻10 मीटर। कितनी रहती है? 10⁻10 मीटर। एंड 10⁻10 मीटर को ही हम लोग बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। ये सारे यूनिट कन्वर्जन हम लोग आराम से स्टडी करेंगे, डोंट वरी अबाउट देम, ठीक है। अब पहले मुझे बताओ कौन सी रेडियस बड़ी है और कौन सी रेडियस छोटी है? Atomic radius is greater. Atomic radius is greater. Perfect. Okay. अब किसी को यहाँ पे 10⁻15 मीटर और 10⁻10 मीटर्स को विजुअलाइज कैसे करते हैं वो पता है क्या? मतलब वो क्या रहता है एग्जैक्टली, वो वैल्यू कितनी बड़ी रहती है फिर कितनी छोटी रहती है, वो अगर हम लोगों को देखना होगा तो हम लोग कैसे देख पाएंगे रे, या फिर कैसे विजुअलाइज कर पाएंगे? चलो देखते हैं। तो मैं तुम लोगों को सिर्फ 10⁻15 मीटर जो है वो कितना छोटा रहता है वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब 10⁻15 मीटर्स को अगर तुम लोगों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है ना तो मैं कैसे बोल सकता हूँ मालूम है? 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 10 to the power 15 एंड इसको मैं यूनिट दूंगा 1 मीटर का, ठीक है। अब 10 to the power 15 कितना हो जाता है बताओ मुझे? एक के ऊपर कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 15। तो देखो 15 जीरोस अगर मैं अटैच करूंगा तब जाके मेरा 10 to the power 15 बनेगा, बराबर। अब इसको अगर, हाँ अगेन इसका यूनिट क्या है? मीटर है, भूलना मत, ठीक है। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, मतलब इसको एक्चुअल में अगर जीरोस के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? 0 पॉइंट, देखो रे कुछ रॉन्ग है इसमें? नो सर। तो एक मीटर को पहले तुम लोग 10 से डिवाइड करोगे, बाद में जो क्वांटिटी आएगी उसको तुम लोग वापस 10 से डिवाइड करोगे, बाद में वो जो क्वांटिटी आएगी उसको तुम लोग वापस 10 से डिवाइड करोगे। ऐसा तुम लोग कितने बार करोगे? 15 टाइम्स करोगे, तब जाके ये वैल्यू आती है। और इस वैल्यू को तुम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना ले लोगे रे? 0। तो ये वैल्यू कितनी छोटी है समझ में आ रहा है? दिस इज रियली स्मॉल, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एंड वो अप्रोक्सीमेटली 0 ही रहता है, बट फिर भी हम लोगों ने उसको मेजर करके निकाला है, ठीक है, विच इज क्वाइट एन अचीवमेंट। एंड ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोगों को कंपेयर करना है, ये बताने का रीजन क्या है? ये जो 10⁻⁻ वाले नंबर्स रहते हैं ना वो हम लोगों को विजुअलाइज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट गिरते हैं, ठीक है। तो इससे तुम लोगों को एक विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि वो कितना छोटा नंबर है, 0 के बाद और 14 जीरो, उसके बाद 1 एंड दैट टू इन मीटर, ठीक है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, विच इज रियली स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड फाइंड आउट करने वाले हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जस्ट बेयर विथ मी, लास्ट का थोड़ा टाइम बाकी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से देखना। तो हम लोगों को कंपेयर करना है कि रेडियस ऑफ एटम जो है वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है, रेडियस ऑफ एटम जो है वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली टेक रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एटम टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, करेक्ट या रॉन्ग? ठीक है, तो हम लोग रेशियो लेने वाले। अब जरा मुझे याद दिलाओ, रेडियस ऑफ एटम कितनी थी? 10 to the power minus 10. ओके, So- एंड रेडियस बोलो। So, but the radius will be different for every element, right? हाँ, but we are taking approximate value, मतलब the value which I am taking is for a हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए है, बट अगर हम लोग वो चेंज भी करेंगे तो उसमें ज्यादा चेंज नहीं आता, बहुत माइन्यूट चेंज रहता है। डिफरेंट एटम्स के लिए वो डिफरेंट रहती है, बट उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता, बहुत छोटा सा ही डिफरेंस रहता है। ओके, सो 10⁻⁻10 एंड न्यूक्लियस की रेडियस कितनी रहती है? 10 to the power minus 50. ओके, अब सी दिस, सिंस दिस इज द रेशियो, दिस इज यूनिटलेस। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मीटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यूनिटलेस है। अब 10⁻15 अगर ऊपर चला जाएगा तो वी विल गेट 10 to the power -10 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power +15 एंड इसका आंसर क्या आएगा? 10 to the power 5. इसको जरा हम लोग एक्चुअल में लिख के देखते हैं तो 1 के ऊपर कितने जीरोस आएंगे? 5. तो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम की रेडियस कितनी बड़ी है, कितने टाइम्स बिगर है? 1 lakh times.
1 लाख टाइम्स। तो देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो 10⁻² वाले टर्म्स रहते हैं वो मुझे तो समझते नहीं है, तुम लोग समझते होंगे तो ठीक है, बट मोस्टली तो नहीं समझ में आते किसी को। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए समझ लो कि बाय मिस्टेक किसी दिन ये जो हमारा न्यूक्लियस था वो हो गया अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर का। कितने का हो गया? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कौन से कितने डिस्टेंस पे रिवॉल्व करेगा, जरा मुझे बताओ कैलकुलेट। 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर। ना 1 लाख सेंटीमीटर स्पीड रिवॉल्व करेगा वो, बराबर। 1 लाख सेंटीमीटर को जरा किलोमीटर में कन्वर्ट करके बताओ रे कितने 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, परफेक्ट। ठीक है, इसमें की थोड़ी डिफिकल्टी आई होगी तो याद रखना 1 लाख सेंटीमीटर इज नथिंग बट 1000 मीटर। ठीक है, एंड 1000 मीटर इज नथिंग बट 1 किलोमीटर। तो अगर प्रोटॉन की साइज 1 सेंटीमीटर की होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके 1 किलोमीटर दूर रिवॉल्व करेगा, 1 किलोमीटर दूर। तो बीच का डिस्टेंस समझ में आ रहा है तुम लोगों को कितना बड़ा है? ठीक है, तो अभी एक मूवी का कंसेप्ट बताता हूँ। तुम लोगों को पता है एंटमैन देखिए सबने? एंटमैन, यस सर। एंटमैन में वो छोटा कैसे होता है रे? एटॉमिक साइज श्रिंक करके। हाँ, तो ये एटॉमिक साइज जो है ना वो उन्होंने यही श्रिंक की थी। यहाँ पे जो ये एम्प्टी स्पेस है ना, एम्प्टी स्पेस, उन्होंने ये कंसेप्ट बताया था विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। ठीक है, बट ये जो एम्प्टी स्पेस है बीच में, दिस ऑल इज मेड अप ऑफ एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो उन्होंने वही बताया था दैट अगर ये हम लोग एम्प्टी स्पेस छोटी कर दे, ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल में श्रिंक हो पाएंगे, विच इज नॉट फिजिबल। वी कांट डू इट। समझ में आ रहा है? तो मूवी में यही कंसेप्ट था कि जो न्यूक्लियस है और उसकी रेडियस एटम की, उनके बीच में दुनिया भर की स्पेस रहती है। ठीक है, और ये हम लोगों को सबसे पहले किसने बताया था? अगर तुम लोगों को याद होगा, ये हम लोग बाद में तो पढ़ेंगे, बट एटम इज मेड अप ऑफ एम्प्टी स्पेस, ये किसने बताया था? रदरफोर्ड। परफेक्ट, रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, ओके। सो दिस वाज एवरीथिंग रिलेटेड टू एटॉमिक थियरी। ये हम लोगों को इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो किसी का कुछ लिखना बाकी रहेगा तो बता दो रे, वैसे वो मुझे बताने के लिए। सर आप मिनिमाइज कर लो, मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। श्योर श्योर। सर वो नीचे का भी लिखना है क्या? इट इज अप टू यू। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट लेके? सो या विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग आर्या। ठीक है, सो विद दिस तो वो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप बनाने का बात कर रहे थे। हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेंड कर दूंगा किसी को। मैं आदित्य सर से किसी का नंबर ले लूंगा। बताओ मैं किसका नंबर लूं सो दैट ही विल सेंड एवरीवन द लिंक। कौन लेगा? सो जस्ट अ मिनट, मैं You can't directly send to Atif sir क्योंकि group admins can only message on the group. ओके ठीक है, तो आई विल सेंड आतिश सर द लिंक एंड ही विल सेंड यू गाइस। तो कोई एक को लिंक मिल जाएगी, वो सारों को ऐड करेगा। ठीक है, मैं आतिश सर को बोल दूंगा। ओके, मैं लूसीफर को ही पकड़ता हूँ। नक्षत्र। यस सर। हाँ, तो तुझे मैं सेंड करूंगा, आतिश सर से मैं तेरा नंबर ले लूंगा एंड तू सबको ऐड करने वाला है। ठीक है, आतिश सर को एक मैसेज कर दे सिर्फ। ओके सर। ओके ठीक है, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम सर। जस्ट अ मिनट हेलो सर। यस सर। हाँ, सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन थर्सडे। ठीक है, थर्सडे को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंडक्ट करेंगे। ओके, सो सी यू ऑन नेक्स्ट थर्सडे, दिस थर्सडे। सर बाय बाय। बोलो सर। आप मॉलिक्यूल का डेफिनेशन बता सकते हो? मॉलिक्यूल का डेफिनेशन? ओके, so see molecule का definition is nothing but when atoms combine they will form molecules। ठीक है, molecule की definition एकदम simple है। when atoms combine they will form molecule। so when atoms combines they will form a molecule। तो इसमें ऐसा कुछ है क्या कि different atoms या फिर different element के atoms? so it is not like that। that means if we are combining hydrogen atom with hydrogen atom, ठीक है, so we will get H2। we will get what? we will get H2। now see these two were atoms and now this one when atoms are combined this one is a molecule। समझ में आ रहा है क्या? बट इसे हम लोग कंपाउंड बोलेंगे, एलिमेंट ही बोलेंगे रे? एलिमेंट, क्योंकि सेम एलिमेंट के एटम्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग एलिमेंट ही बोलेंगे। बट इवन देन दिस इज अ मॉलिक्यूल। तो एक से ज्यादा जब एटम्स रहेंगे तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे ना
ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये वाटर है ना, वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर इज अ कंपाउंड, बट इवन देन दिस इज अ मॉलिक्यूल। तो अगर एक से ज्यादा एटम आ गए, यहाँ पे कितने एटम थे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, तो 3 एटम्स आ गए, तो उसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। सर सो हीलियम का एक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हीलियम का एक एटम, राइट? गैसेस के केस में, मतलब ये हम लोग सिर्फ गैसेस के केस में बोलते हैं दैट हीलियम गैस है, तो गैसेस के सारे पार्टिकल्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स ही बोलते हैं। ये हम लोग गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, बट गैसेस के केस में हम लोग एटम्स यूजुअली बोलते नहीं है, हम लोग उनको मॉलिक्यूल्स ऐसे ही ट्रीट करते हैं, इसीलिए। सर मतलब सिर्फ नोबल गैसेस के लिए कि वो सिर्फ मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं ना, मतलब हाइड्रोजन नोबल भी गैस गैसेस के लिए, बट स्टिल लाइक हीलियम, नियॉन। हाँ, तो सारे के सारे जो मोनो एटॉमिक गैसेस रहने वाले उनको हम लोग मॉलिक्यूल्स के जैसे ही ट्रीट करते हैं। इट इज स्टेटेड इन गैसियस स्टेट, ये हम लोग गैसियस स्टेट में देख लेंगे। सर हाँ बोलो बोलो। सर आतिफ सर मेरे को लिंक भेजेंगे कि आप उनसे नंबर लेके? आतिश सर नहीं, आतिश सर। ओके, आतिश सर मेरे को लिंक भेजेंगे? हाँ, आतिश सर का तुझे लिंक भेज देंगे, मैं आतिश सर को सेंड कर दूंगा। ओके, हाँ। So can we say that every ion is a molecule, but every molecule is not an ion? आयन तो पूरा डिफरेंट हो जाएगा ना। आयन मींस व्हाट? Ions are not stable, no? हाँ, चार्ज स्पीशीज। तो चार्ज स्पीशीज अकेली एग्जिस्ट करती नहीं है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव एटम आयन रहना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 आयन आ गए तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल ही बन जाएगा। चार्ज स्पीशीज तो पूरे अलग ही हो जाते हैं ना। सिंपली अगर कोई एक नॉर्मल एटम या फिर कोई चीज ले लेंगे तो उसके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करना ही चाहिए, वैसे नहीं है। बट आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो आयन्स आर ऑलवेज इन मॉलिक्यूलर स्टेट, राइट? गेटिंग इट? यस। ओके, तो और किसी को डाउट? No, sir. Okay, so with this we'll stop today's lecture. See you on this Thursday. 2 दिन के बाद मिलना है हम लोगों को। Thank you, sir. Sir, bye, sir. Bye bye. Bye, sir. Thank you. Bye bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.